हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है स्पेशली फॉर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स। उन सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए जो दिसंबर 2025 या उसके बाद एग्जाम में अपीयर करने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएमआई इंस्टीट्यूट ने मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 जो रिलीज किया है दिसंबर 2025 के लिए एसएफएम का पेपर नंबर 14 एसएफएम का, उसका आज हम यहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके लिए दिसंबर 2025 ऑनवर्ड्स ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरीके की मॉडल क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है, सीरीज से मेरा मतलब जो भी मेरे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके मॉडल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन हम आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं। जब भी इंस्टीट्यूट एमक्यूपी रिलीज करता है, सेट 1 हो सेट 2 हो, जो भी सेट्स रिलीज करते हैं सबके सॉल्यूशन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई कैलकुलेशन, किसी भी तरीके का कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट हो वो आपका क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। इसके अलावा अगर आप दिसंबर 2025 में एग्जाम दे रहे हो तो दिसंबर 2025 के लिए एसएफएम की रिवीजन सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। 100% जो सिलेबस आपका एसएफएम का कॉन्सेप्ट प्लस हर एक कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन भी हम आपको करवा रहे हैं रिवीजन सीरीज में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन सीरीज है दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए, जिसको ज्वाइन करना बनता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब चैनल पे। तो अगेन मैं कहूंगा यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी नोटिफिकेशन अपडेशन आता है, हमारी क्लासेस के ऑफर की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, जिसका दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आई विल सजेस्ट यू दोनों आप ज्वाइन जरूर 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 करके रखिए। इसके अलावा जो मैं आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर के यहाँ पे सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, उसका पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारी मोबाइल ऐप से उसको डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप एसएफएम की बेस्ट क्लासेस अफोर्डेबल प्राइसेस पे लेना चाह रहे हैं तो हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। साथ में अगर आप वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक भी देखने को मिल जाता है। तो यूट्यूब चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, साथ में हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी अपडेशन, नोटिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो होगा वो आपका मिस नहीं होगा। इवन जून 2025 तक के सजेस्टेड आंसर भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करे हुए हैं, उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनल एग्जामिनेशन सीएमए फाइनल ऑफ कोर्स मॉडल क्वेश्चन पेपर पेपर 14 एसएफएम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और ये सेट 1 है दिसंबर 2025 के लिए जो आईसीएमआई इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया। सबसे पहले तो इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखकर एक क्लैरिटी आती है कि सर एग्जाम के पैटर्न में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। वही क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, जिसमें आपको दो दो नंबर के 15 एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद आप सेक्शन बी में जाओगे तो सेक्शन बी में आपको टोटल 7 क्वेश्चन गिवन होंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 पूरे पूरे क्वेश्चन आपको छोड़ देने। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक ये जो 7 क्वेश्चन है सेक्शन बी में उनकी बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये प्रैक्टिकल है और 8 आपका थ्योरी है। इसका मतलब ये है सर अगर मैं थ्योरी पढ़ के नहीं जाऊं तो क्या मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़ के जाते हो, क्वेश्चन नंबर 8 स्किप कर दो और एक क्वेश्चन आपको फिर भी और स्किप करना है। से एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 7 स्किप कर देते हो, मान लो आपने फॉरेक्स भी नहीं पढ़ा और आपने थ्योरी भी नहीं करी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है वो पूरा का पूरा फॉरेक्स का है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पूरा का पूरा थ्योरी है। तो अगर आप कहते हो सर मैंने फॉरेक्स का चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा, मैंने थ्योरी तो बिल्कुल भी नहीं करी एसएफएम की, फिर भी क्या मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, अगर आपने बाकी टॉपिक जो है वो 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किए हैं तो पेपर के पैटर्न में किसी तरीके का कोई चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में आप देख रहे हो ये ऑलरेडी वही क्वेश्चंस हैं जो हमने ऑलरेडी अपनी क्लासेस में सॉल्व करे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए कंपलसरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू और उसमें भी पॉइंट नंबर 1, द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स of a project is 1.28 and its cost of investment is 2,50,000.
सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब प्रोजेक्ट का इनिशियल कैश आउटफ्लो 2.5 लाख रुपए है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपका 1.28 है, तो एनपीवी क्या होगा? जब आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 होता है, जब आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 होता है तो आपका एनपीवी 0 होता है। तो ये ऊपर का जो 0.28 पार्ट है वो आपका एनपीवी है। तो 2,50,000 इंटू 0.28 कर लो, सीधा सीधा आपको अपना एनपीवी मिल जाता है 70,000 रुपए। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट पॉलिसी यही है। बाकी तो अगर मैं बात करूं तो आप पहले प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो, वहां से आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिलेगा, देन आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसमें से माइनस करेंगे तो आपको 70,000 का आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज आप 2,50,000 2.28 करके सीधा सीधा एनपीवी निकाल सकते हैं। सेकंड, सेंसिटिविटी एनालिसिस का क्वेश्चन, इफ प्रोजेक्ट कॉस्ट है 12,000 रुपए, एनुअल कैश इनफ्लो 4,500, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 14%, लाइफ है 4 साल की, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 14% पे 4 साल के 2.9137 गिवन है, then the sensitivity with respect to the project cost is, sensitivity बताओ वो भी project cost। सर वो तो तब बता पाऊंगा जब पहले मुझे अपना एनपीवी पता होगा। तो सबसे पहले तो आपको एनपीवी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एनुअल कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो 12,000। तो आपको यहां पे पता लग गया एनपीवी 1,112 रुपए आ रहा है। इसका मतलब अगर कल को आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1,112 रुपए से बढ़ गई, ये 12,000 जो है वो 13,112 हो गई, 1,112 से बढ़ गई तो एनपीवी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर 1,112 रुपए बढ़ गई कॉस्ट तो आपका एनपीवी हो जाएगा 0। बस इसी तरीके से सेंसिटिविटी निकाला जाता है। जबकि अभी आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है 12,000, तो अगर 12,000 पे 1,112 रुपए बढ़ जाए तो आपका एनपीवी हो जाएगा 0। तो इट इज 9.27% सेंसिटिविटी। तो 9.27% सेंसिटिविटी है प्रोजेक्ट कॉस्ट की। अगर ये 9.27% से बढ़ गया तो आपका एनपीवी 0 पे आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से? थ्योरी एमसीक्यू, expected NPV always provide risk-free value of the project. Expected NPV incorporate both expected cash flow and their probability. Expected NPV ignore risk altogether. Expected NPV is always higher than actual NPV. सर देखो रिस्क फ्री तो मतलब ही नहीं है, जब आपने एक्सपेक्टेड ही वर्ड यूज कर दिया तो एक्सपेक्टेशन तो कभी रिस्क फ्री हो ही नहीं सकती। एक्सपेक्टेड एनपीवी इग्नोर सी भी नहीं हो सकता। डी का कोई लॉजिक ही नहीं है कि एक्सपेक्टेड एनपीवी हमेशा एक्चुअल एनपीवी से ज्यादा होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सपेक्टेड एनपीवी जब आप कैलकुलेट करते हो तो आप एक्सपेक्टेड कैश फ्लो भी कंसीडर करते हो और उनकी प्रोबेबिलिटी भी कंसीडर करते हो, तब जाके आप अपना एक्सपेक्टेड एनपीवी कैलकुलेट कर पाते हो। बी इज योर करेक्ट आंसर, बी इज द फाइनल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ वन, अंडर सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस, theoretical topic securitization, under securitization process blank are instrument which issued subsidiary company in respect of receivable of holding or parent company is a preferred stock certificate. Preferred stock certificate are instrument which issued subsidiary company in respect of receivable of holding or parent company. C will be your correct answer. Next fifth one, liquidity of a company generally measure. एक कंपनी की लिक्विडिटी आपको मेनली क्या बताती है? द एबिलिटी ऑफ ए कंपनी टू पे इट्स एम्प्लॉय इन ए टाइमली मैनर, आंसर इज नो। द एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल और ऑन डेट, आंसर इज नो। द एबिलिटी टू पे डिविडेंड्स, आंसर इज अगेन नो। द एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटी, सर बचपन में पढ़ते हैं हम ये चीज, तो 12th क्लास में पढ़ लेते हैं कि लिक्विडिटी रेशियोज क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं, ये जानने के लिए कि क्या हम टाइमली अपनी करंट लायबिलिटी पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। डी विल बी योर करेक्ट आंसर, डी विल बी योर correct answer. Question number 6, that is from equity valuation topic, the current dividend market price, current dividend का मतलब D0, market price P0 and the annual dividend growth rate that is G of a company are, current dividend है 2.50 per share, market price चल रहा है 50 per share, growth rate है 5% की। क्वेश्चन की छोटी सी डिमांड है कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ इक्विटी के बताना है। तो के का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस जी अपॉन में P0 प्लस में जी। D0 गिवन है 2.5,
इंटू 1 प्लस 0.05 ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई P050 प्लस ग्रोथ रेट 0.05। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो ये आपका आंसर आएगा 0.1025। परसेंटेज टर्म में लिखना चाहो तो 10.25%, फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो 0.1025 आपका यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। आंसर विल बी डी 0.1025। काफी बेसिक क्वेश्चन था, इंटर लेवल पे आप ये पढ़ लेते हो। नेक्स्ट 7th वन, portfolio. Mr. Pandey has formed a portfolio and the characteristics of his portfolio are given below. आपके पास 4 सिक्योरिटीज का डेटा है, सिप्ला कंपनी, रेनबैक्सी, ट्रेजरी और बिल इंडेक्स फंड। ध्यान देना, ट्रेजरी जो होता है वो हमेशा रिस्क फ्री होता है, ट्रेजरी फंड जो होते हैं वो हमेशा रिस्क फ्री होते हैं, और इंडेक्स फंड बोल दिया है तो ये मार्केट को इंडिकेट करेगा, ये मार्केट को इंडिकेट करेगा। क्वेश्चन ने आपको वेट्स तो सबके बताए 0.07, 0.25, 0.25, 0.43, बट बीटा जो है सिप्ला रेमबैक्सी का तो बताया, ट्रेजरी का बताया नहीं है क्योंकि ये रिस्क फ्री होता है तो इसका हमेशा बीटा 0 होता है, और ये है इंडेक्स फंड जो मार्केट को इंडिकेट करता है तो इसका बीटा हमेशा 1 होता है। तो पोर्टफोलियो का बीटा क्या होगा, 0.07 इंटू 1.72 प्लस 0.25 इंटू 0.89 प्लस 0.25 इंटू 0 प्लस 0.43 इंटू 1 करोगे, आपको आपका पोर्टफोलियो का बीटा पता लग जाएगा। दैट विल कम 0.7729, 0.7729। सी विल बी योर करेक्ट आंसर, 0.7729, 0.7729। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी पोर्टफोलियो में से ही है। क्वेश्चन नंबर 8, ए कंपनी हैज द फॉलोइंग बीटा डेटा, अनलेवर्ड बीटा है 0.9, अनलेवर्ड बीटा 0.9, डेट इक्विटी का रेशियो है 1 का, टैक्स का रेट आपको 30% अप्लाई करना है, तो आपको लेवर्ड बीटा कैलकुलेट करके देना है। लेवर्ड बीटा का फॉर्मूला होता है अनलेवर्ड बीटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस टी इंटू डी अपॉन में इक्विटी, मतलब डेट अपॉन में इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो। एज पर क्वेश्चन आपके पास अनलेवर्ड बीटा गिवन है 0.9, 1 प्लस टैक्स का रेट गिवन है 1 माइनस 0.3 कर लोगे तो 1 माइनस टैक्स रेट अप्लाई हो जाएगा। डेट अपॉन में इक्विटी की अगर बात करें तो ये आपके पास गिवन है 1, तो 0.9 इज द अनलेवर्ड बीटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस टैक्स रेट इंटू में डेट अपॉन में इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो। इसको सॉल्व किया तो ये 1.53 आया, तो योर फाइनल आंसर विल बी सी 1.53। तो अगर आपका अनलेवर्ड बीटा 0.9 है, डेट इक्विटी प्रोपोर्शन 1 है, टैक्स का रेट आप पे 30% अप्लाई होता है, तो लेवर्ड बीटा विल बी 1.53। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फ्यूचर। इफ द शेयर ऑफ बीए लिमिटेड, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है लेकिन मार्केट में कोटेशन एनएससी पे चल रहा है 920 का, एंड द 3 मंथ फ्यूचर प्राइस चल रहा है 950 का, मतलब अभी 920 का चल रहा है, 3 महीने बाद का फ्यूचर प्राइस 950 का चल रहा है, और बोरोविंग रेट है 8% का, एनुअल यील्ड है 15%, पेबल बिफोर एक्सपायरी, तो आपको 3 महीने का फ्यूचर प्राइस बताना है कितना होगा। तो सिंपल आप कैलकुलेशन कर सकते हो, स्पॉट प्राइस इंटू 1 प्लस आर माइनस डिविडेंड, स्पॉट प्राइस इंटू 1 प्लस आर माइनस में एनुअल डिविडेंड। स्पॉट प्राइस 920 चल रहा है इंटू 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरोविंग रेट चल रहा है 8% का, लेकिन 3 महीनों के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो ये 2% आ जाएगा। 1 प्लस 0.08 डिवाइड बाई 4 करोगे तो अपने आप ही 2% हो जाएगा, माइनस डिविडेंड, डिविडेंड फेस वैल्यू पे मिलेगा तो 10 रुपए का 15%, 1.5 रुपए का डिविडेंड होगा, नेट आंसर आएगा आपका 936.9 का, 936.9 का। डी विल बी योर करेक्ट आंसर, डी विल बी योर करेक्ट आंसर, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 10th वन, एन इंटरेस्ट रेट फ्लोर इज प्राइमरली यूज्ड टू प्रोटेक्ट। अगर इंटरेस्ट रेट फ्लोर, फ्लोर का मतलब तो हम समझते हैं लोएस्ट रेट, तो वो किसको प्रोटेक्ट करता है, बोरोवर फ्रॉम राइजिंग इंटरेस्ट रेट, लेंडर्स फ्रॉम फॉलिंग इंटरेस्ट रेट, इक्विटी इन्वेस्टर फ्रॉम स्टॉक प्राइस डिक्लाइन, ट्रेडर फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखो इंटरेस्ट रेट फ्लोर मतलब मिनिमम इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने से जो लेंडर है वो सेफ हो जाता है, क्योंकि अगर आपको बोल दिया कि कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% तो हो गई, मतलब 10% से नीचे नहीं जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब 10% से नीचे नहीं जाएगा तो सेफ कौन हो रहा है, लेंडर सेव हो रहा है। तो 10th का आंसर होगा बी विल बी योर करेक्ट आंसर, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो कुछ प्रैक्टिकल एमसीक्यू चल रहे हैं, कुछ थ्योरी एमसीक्यू चल रहे हैं, बट फिर भी एसएफएम में अगर मैं बात करूं
काफी सारा प्रैक्टिकल एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 फ्यूचर में से ही है। ए स्टॉक इंडेक्स करंटली स्टैंड्स एट 7000। एक स्टॉक का जो इंडेक्स है वो 7000 पे चल रहा है, ठीक है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम। इस बार ये आपको कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग करनी है, ठीक है, ई की पावर आर टी कॉन्सेप्ट। तो एंड द डिविडेंड यील्ड ऑन द इंडेक्स इज 4% पर एनम। तो अगर कंपाउंडिंग कंटिन्यूअस करनी है तो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4% डिविडेंड यील्ड है, तो नेट हो गया 8 - 4, 4% नेट कॉस्ट हो गई। व्हाट शुड बी द फ्यूचर प्राइस फॉर ए 4 मंथ कॉन्ट्रैक्ट। और आपके पास ई की पावर 8 में से 4 माइनस करके मतलब 4% जो बच गया उसका 4 महीने का फैक्टर गिवन है। तो सिंपल आपको करना है कि 7000 इंटू 1.013423 आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि आएगा 7093.96। 7093.96 ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में घबराने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में आपको ई की पावर के फैक्टर गिवन होते हैं क्वेश्चन में, तो और इजी आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद 12th आपको फिर से एक थ्योरी एमसीक्यू देखने को मिल जाता है। सिबोसाई बॉन्ड इज ए बॉन्ड विच इज डिनोमिनेटेड इन येन एंड इशूड आउटसाइड जापान। नहीं, आउटसाइड जापान नहीं होता, डिनोमिनेटेड तो होता है येन में। डिनोमिनेटेड इन ए करेंसी अदर देन येन, नहीं, सिबोसाई बॉन्ड जो होते हैं वो जापानीज येन में ही होते हैं। डिनोमिनेटेड इन जापानीज येन, यस, एंड इशूड अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट इन जापान। सर सी विल बी योर करेक्ट आंसर कि जो सिबोसाई बॉन्ड होते हैं वो आपके जापानीज येन में ही होते हैं और जापान में इश्यू किए जाते हैं अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है फॉरेक्स के एमसीक्यू। द फॉलोइंग वेरियस करेंसी कोड्स आर अवेलेबल फ्रॉम ए लीडिंग इंडियन बैंक। रुपी पर पाउंड गिवन है, बिड और आस्क दोनों गिवन है, देन पाउंड पर डॉलर गिवन है, देन डॉलर पर येन गिवन है। द रेट एट विच येन कैन बी परचेज्ड विद रुपी विल बी। मतलब आप जानना चाहते हो कि येन कितने रुपए में खरीदा जा सकता है, तो आप जानना चाह रहे हो रुपी पर येन। अब आप खरीदोगे तो बैंक विल सेल, और जब बैंक सेल करेगा तो आस्क रेट अप्लाई करेगा। तो सिंपल आप कर सकते हो 75.33 मल्टीप्लाई बाई 0.6398 मल्टीप्लाई बाई 0.01052 को, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको आपका सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। दैट विल कम 0.5070। 0.5070 ए विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि आप खरीदोगे येन तो बैंक विल सेल द येन। और आप जानना चाहते हो कितने रुपए येन में, तो आप जानना चाह रहे हो रुपी पर येन, एक येन में कितना रुपया होगा। तो आस्क रेट अप्लाई करोगे तो रुपी पर पाउंड, पाउंड पर डॉलर, डॉलर पर येन है, तो सीधा सीधा तीनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपको देखने को मिल रहा है, अगेन प्रैक्टिकल फ्रॉम फॉरेक्स। एन इंडियन कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन यूएसए, ठीक है। द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन आर 8% इन इंडिया। इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट है 8% का और यूएसए में 3%। इफ द स्पॉट रेट is currently 73.50 per dollar, what spot rate can you expect after 2 years? 2 साल के बाद रेट क्या होगा वो बताओ। assuming the inflation rate will remain the same over 2 years। अगर आप 2 साल के बाद का स्पॉट रेट जानना चाह रहे हो तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो फॉरवर्ड रेट ही हो गया, तो आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, फॉरवर्ड रेट अपॉन में स्पॉट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट अपॉन में 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट। मैं यहाँ पे फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ रुपी पर डॉलर, तो रुपी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है न्यूमरेटर में आ जाएगा, डॉलर का डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फॉरवर्ड रेट हम जानना चाह रहे हैं, स्पॉट रेट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 73.5, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट गिवन है 8%, तो 1.08 की पावर 2, क्योंकि आप 2 साल के बाद कैलकुलेशन चाह रहे हो, और यूएसए का रेट है 3%, तो 1 प्लस 0.03 की पावर 2, क्योंकि आप 2 साल के बाद का रेट जानना चाह रहे हो। इसको सॉल्व करते हैं तो फॉरवर्ड रेट आता है 80.81, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। और लास्ट जो 15th आपको देखने को मिल जाता है वो है अगेन थ्योरी, दैट इज फ्रॉम डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम। सर डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम का इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो डिजिटल लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी डिजिटल, ऐसा कुछ भी हमने डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम में नहीं पढ़ा है। तो ये 15 एमसीक्यू जो है, 15 में से 13 के आसपास एमसीक्यू ऑलरेडी ऐसे हैं जो ऑलरेडी आपने अपनी क्लासेस में करे हुए होते हैं। 2 एमसीक्यू आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो शायद आपने ना किए हो,
और सर वो 2 एमसीक्यू कौन से हैं? एक तो 10th जो एमसीक्यू है, ये वाला एमसीक्यू हमने अपनी क्लासेस में नहीं करा हुआ होता। 10th वाला जो एमसीक्यू है वो हमने अपनी क्लासेस में नहीं करा हुआ होता। एक जो 3rd एमसीक्यू है वो भी आपने अपनी क्लासेस में नहीं करा होता। रीजन बीइंग सर ये बेसिक एमसीक्यूज है, बेसिक एमसीक्यूज है, ये आपने शायद अपनी क्लासेस में नहीं करे हुए होते थ्योरेटिकल बेसिस पे। बाकी तो सब कुछ आपने ऑलरेडी करा हुआ है। हाँ, हो सकता है ये एमसीक्यू हमने एमसीक्यू बैंक में अगर इंस्टीट्यूट ने डाल रखे हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने करवाए हो, तो वहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी 2-2 नंबर के 15 एमसीक्यू। नॉर्मल है, किसी भी तरीके का कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है। इस तरीके के एमसीक्यू जो एग्जाम में आते हैं जिसमें प्रैक्टिकल और एमसीक्यू का अगर मैं थोड़ा सा बाइफिकेशन कर दूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एमसीक्यू आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल रहे हैं। मतलब 18 नंबर का प्रैक्टिकल और 12 नंबर का थ्योरी। आप अगर मेरा स्ट्रेटजी वीडियो जाके देखोगे जो कि हमने ऑलमोस्ट 2 महीने पहले अपलोड किया था दिसंबर 25 के लिए, उसमें भी मैंने आपको यही कहा था 16 से 18 नंबर का एमसीक्यू आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल जाता है एसएफएम में, और बाकी जो 12 से 14 नंबर है वो आपको थ्योरी देखने को मिल जाता है। मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा ही है और इवन आपको एग्जाम में भी ऐसे ही देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं, तो सेक्शन बी में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर मैं करूं तो आपको 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। यहां पे तो हम सारे के सारे क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट है, पार्ट ए 7 मार्क्स और पार्ट बी 7 मार्क्स। और आपको पार्ट ए की अगर मैं बात करूं तो पार्ट ए आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में से देखने को मिल रहा है। और पार्ट बी जो है वो आपको लीजिंग डिसीजन में से देखने को मिल रहा है। और दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक हैं, ऑलरेडी आपने अपनी क्लासेस में करे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2A, नारायण हॉस्पिटल is considering to purchase a machine for laboratory testing work which is priced at ₹2 lakh। एक हॉस्पिटल है नारायण हॉस्पिटल, वो एक मशीन खरीदना चाह रहे हैं लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए जिसकी कॉस्ट आएगी 2 लाख रुपए की। The projected life of the machine is 8 years and has an expected salvage value of 18,000 at the end of 8th year। 8 साल इसकी लाइफ होगी और 8 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू आपको 18,000 रुपए मिल जानी है। The annual operating cost of the machine is 22,500 annual operating cost है। It is expected to generate revenue of 1,20,000 per year for 8 year। हर साल आपको यहां से 1,20,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। प्रेजेंटली हॉस्पिटल क्या कर रहा था? द हॉस्पिटल इज आउटसोर्सिंग द लेबोरेटरी टेस्टिंग वर्क। उनके पास कोई भी लेबोरेटरी टेस्टिंग वर्क आता था वो आउटसोर्स कर देते थे, बता देते थे कहां से कराना है, टू इट्स नेबरिंग टेस्ट सेंटर, और वहां से कमीशन कमा लेते थे 32,000 रुपए पूरे साल का, नेट ऑफ टैक्सेस मतलब टीडीएस वगैरह काटने के बाद। क्वेश्चन की डिमांड बड़ी सिंपल है, एनालाइज वेदर इट वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर द हॉस्पिटल टू परचेज द मशीन। मशीन को खरीदना प्रॉफिटेबल है कि नहीं है वो बताओ। गिव योर रिकमेंडेशन अंडर एनपीवी मेथड। टैक्स का रेट आपको 30% कंसीडर करना है। तो सिंपल अपने को एनपीवी कैलकुलेट करके देना है। अगर मैं बात करूं तो एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो, जिसमें आपको सबसे पहले एनुअल कैश इनफ्लो की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले आप रेवेन्यू लेते हो 1,20,000, माइनस कर दोगे ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कि 22,500 रुपए है। इसके साथ साथ आप डेप्रीशिएशन भी माइनस कर दोगे 2 लाख माइनस 18,000 डिवाइडेड बाई 8 करके। रेवेन्यू 1,20,000, ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करी 22,500, ईबीडीटी आ गया आपका 97,500। डेप्रीशिएशन माइनस किया 2 लाख माइनस 18,000 डिवाइड बाई 8 22,750, तो ये आ गया आपका ईबीटी दैट इज 74,750। ईबीटी में से टैक्स माइनस करते हो 30% टैक्स रेट गिवन है, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अर्निंग आफ्टर टैक्स में आप डेप्रीशिएशन वापस ऐड बैक कर लोगे 22,750 रुपए का, तो आप नॉर्मली एनुअल कैश इनफ्लो पे पहुंच जाते हो। लेकिन इसमें आपको एक कमीशन का नुकसान होने वाला है 32,000 रुपए हर साल का, तो 32,000 रुपए माइनस कर दो तो एनुअल कैश इनफ्लो आ जाएगा आपका 43,075। 43,075 आपका एनुअल कैश इनफ्लो है, 8 साल की लाइफ है, और आपके पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है 10% पे। अगर आप इन सबका एडिशन कर लोगे जीरो पीरियड को छोड़कर तो आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8 साल के पता लग जाएंगे 5.333। प्लस इसके अलावा आप 8th ईयर में जब एज ए स्क्रैप अपनी मशीन को सेल आउट करेंगे तो आपको 18,000 रुपए मिलेंगे।
जिस पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्लाई होगा 8th ईयर का 0.467, तो 18,000 टू 4.467 दैट इज ऑल्सो योर कैश इनफ्लो, माइनस आपको कॉस्ट तो स्टार्टिंग में बताई दी थी, दैट वाज 8 लाख वो दैट वाज 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपए आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो है। तो यहाँ पे ये एनपीवी आपका पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो हॉस्पिटल को ये लेबोरेटरी टेस्टिंग वर्क के लिए मशीन खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि उनको नेट बेनिफिट होगा 38125 का। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2A। काफी सिंपल क्वेश्चन है, और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन फाइनल लेवल का है ही नहीं, इंटर लेवल पे भी आप ये क्वेश्चन करते हो। हम तो अपने बच्चों को सीएमए इंटर में भी एफएम में ये क्वेश्चन करवाते हैं और फाइनल में तो करवाते ही हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है ये वाला, तो जिसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत किसी बच्चे को आनी ही नहीं चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2B जो है वो लीजिंग का है, और ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि लीजिंग इंटर में नहीं फाइनल में ही देखने को मिलता है, बट सेम क्वेश्चन आपने ऑलरेडी करा हुआ है। रीजन बीइंग सर आपके स्टडी मटेरियल में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। एक्सेल ट्रांसपोर्ट नीड्स ए ट्रक फॉर विच इट इज कंसीडरिंग द फॉलोइंग टू ऑप्शन। एक कंपनी है एक्सेल ट्रांसपोर्ट, उनको एक ट्रक चाहिए, और उस ट्रक को खरीदने के, एक ट्रक को लाने के दो ऑप्शन है उनके पास। क्या? पॉइंट नंबर 1, बाई द एसेट फॉर ₹3 लाख, कहते हैं ट्रक खरीद लो 3 लाख रुपए में। पैसा कहां से आ जाएगा? कहते हैं बाई बोरोविंग द अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट पे लोन ले लो, एंड रीपे द सेम टुगेदर विद इंटरेस्ट इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। और ये जो 3 लाख रुपए की अमाउंट है विद इंटरेस्ट 12% के अकॉर्डिंगली 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर देना। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है एक्वायरिंग द एसेट ऑन लीज, लीज पे ले लो विद ए पेमेंट ऑफ, हर साल आपको लीज रेंट देना पड़ेगा 90,000 रुपए का 4 साल तक। ठीक है। द फर्म फॉलो अ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इज अंडर द इनकम टैक्स ब्रैकेट ऑफ 30%, 30% का टैक्स रेट अप्लाई होगा, एसएलएम मेथड अप्लाई करना है, लाइफ आपको 4 साल की लेनी है। ऑप्शन बताओ कौन सा सिलेक्ट करोगे, लीज या बाई, शुड द फर्म ऑप्ट फॉर, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? सर चेक करना पड़ेगा किसमें आउटफ्लो कम होगा, अकॉर्डिंगली हम सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो डिस्काउंट रेट ही यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है कि 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पूरे क्वेश्चन में कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट तो है नहीं, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट गिवन होता तो हम वो कंसिडर करते, नहीं होने की वजह से इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट विल बी योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट। तो 12% इंटू 1 माइनस 30%, 8.4% पर एनम जो है इसके आपको फैक्टर कंसिडर करने हैं। लीज ऑप्शन में अगर मैं जाता हूं तो रेंट तो आपके पास गिवन नहीं है, 90,000 रुपए हर साल देना है, 90,000 रुपए हर साल दोगे। जब 90,000 रुपए हर साल पे करोगे तो उस पर टैक्स सेविंग हो जाएगी 30% की, तो 90,000 पे सबसे पहले तो इंटू 1 माइनस 0.3 करके टैक्स सेविंग आपने ले ली, तो ये आपकी नेट कॉस्ट आ गई लीज रेंट की आफ्टर टैक्स सेविंग। उस पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्लाई करना है आपको 8.4% का, यहां पे गिवन नहीं है बट एग्जाम में आपको नॉर्मली गिवन होता है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैलकुलेटर पे 1 डिवाइड बाई 1.084, 1 2 3 4 सालों के फैक्टर का एडिशन आ रहा है 3.28, तो अकॉर्डिंगली आपकी कॉस्ट आएगी 206,640। लेकिन यही अगर मैं लोन ऑप्शन में जाता हूं, बाई ऑप्शन में जाता हूं, तो सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ लोन डिवाइड बाई प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 12% पे 4 साल के फैक्टर। ध्यान देना जब आप इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर रहे हो उस पे टैक्स रेट का कोई एप्लीकेशन ही नहीं होता। सर मैं इंस्टॉलमेंट निकाल रहा हूं उसमें टैक्स का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है, जिसकी वजह से इस पे 8.4% के फैक्टर ना अप्लाई होके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 12% उसी के फैक्टर अप्लाई होते हैं। अगर आप 4 साल के 12% के फैक्टर देखते हो तो 1 2 3 4 ये आ जाता है 3.037, तो 3 लाख डिवाइड बाई 3.037, 98,782 की आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 12%। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पे करोगे तो इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग में मिलेगी, डेप्रिसिएशन पे भी टैक्स सेविंग क्लेम करोगे। तो सबसे पहले लोन की बात, सर स्टार्टिंग में 3 लाख रुपए था, इंटरेस्ट कितना बना 3 लाख का 12%, 36,000, इंस्टॉलमेंट कितनी पे कर दोगे 98,782, तो इस इंस्टॉलमेंट में 98,782 में 36,000 रुपए इंटरेस्ट चला गया, 62,782 आपने प्रिंसिपल पे कर दिया, तो 3 लाख में से 62,782 माइनस करोगे आपको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग पता लग गया। एक बार यहां तक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग तक देख रहा हूं, आगे की कैलकुलेशन बाद में कराता हूं। ये ओपनिंग बन गया, इस पे फिर से 12% का इंटरेस्ट आया, इंस्टॉलमेंट आपने पे करी 98,782, इस इंस्टॉलमेंट में 28,466 इंटरेस्ट था, बाकी 70,316 आपका प्रिंसिपल था,
तो 237,218 में से 70,316 माइनस किया, आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच गया 166,902, जो कि नेक्स्ट ईयर में आपका ओपनिंग बन गया। इसका 12% इंटरेस्ट 20028, आपने इंस्टॉलमेंट पे करी 98,782 की, 98,782 में 20,028 जो है वो इंटरेस्ट था, बाकी आपका प्रिंसिपल था, तो 166,902 में से 78,754 पे कर दिया, तो क्लोजिंग बच गया 88,148। 88,148 पे 12% का इंटरेस्ट बना 10,634 रुपए, आपने इंस्टॉलमेंट पे करी 98,782, बाकी जो प्रिंसिपल था आपका वो पे हो गया, आपका लोन हो गया कंप्लीट। ये आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, इसके अंदर इंटरेस्ट का पार्ट ये है। इंटरेस्ट पे आप लोगे टैक्स सेविंग, टैक्स का रेट है 30%, तो इंटरेस्ट 36,000 का 30%, 28,466 का 30%, 20028 का 30%, 10,634 का 30%, ये आपकी टैक्स सेविंग आ गई इंटरेस्ट पे। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, 8.4% के अकॉर्डिंगली फैक्टर अप्लाई कर दिए, अकॉर्डिंगली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट आ गया 24,258 रुपए, 24,258 रुपए। सिमिलरली डेप्रिसिएशन पे भी टैक्स सेविंग क्लेम करोगे तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो। डेप्रिसिएशन तो सिंपल ही है सर, क्योंकि 3 लाख रुपए है, सालवेज वैल्यू वगैरह कुछ है नहीं अपने पास, 4 साल की लाइफ है, हर साल का डेप्रिसिएशन आ गया 75,000। 75,000 का डेप्रिसिएशन है, 30% का टैक्स रेट है, तो हर साल टैक्स सेविंग भी 22,500 सेम फिगर आ गई। इस पे 8.4% का आपने फैक्टर अप्लाई कर दिया, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन के अमाउंट भी आ गई 73,864। अब आप कैलकुलेशन कर लो, जो आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे हर साल 98,782, उस पे अप्लाई हो गया 3.2828, फैक्टर 4 साल के, क्योंकि हर साल ही आप पे करोगे 324,282, ये तो हो गया आउटफ्लो। एक होगी टैक्स सेविंग 24,258 की, एक टैक्स सेविंग होगी आपकी 73,864 की, तो नेट आउटफ्लो आएगा 226,160 का। बाई ऑप्शन में जाता हूं तो 226,160, लीज ऑप्शन में जाता हूं तो 206, अकॉर्डिंगली लीज ऑप्शन बेटर है, तो गो फॉर लीज ऑप्शन। सिंस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो अंडर लीजिंग ऑप्शन इज लोअर देन दैट ऑफ बाई ऑप्शन, लीजिंग इज प्रेफरेबल ओवर बाई ऑप्शन, लीज आपको प्रेफर कर देना है। तो सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे किसी तरीके का कोई ट्रिकी पॉइंट नहीं था कि बिगिनिंग क्लोजिंग वगैरह जो ट्रिकी पॉइंट हुआ करते हैं लीजिंग में, ऐसा कोई ट्रिकी पॉइंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट ए है वो है इवेल्युएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल का, सिंपल रिस्क एडजस्टेड सिंपल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सीई अप्रोच का क्वेश्चन है। और बी पार्ट की तरफ अगर हम बढ़ें तो बी पार्ट आपको यहां पे दे दिया गया है इक्विटी वैल्यूएशन का डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। क्वेश्चन नंबर 3A, सिंपल क्वेश्चन, द ग्लोब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड is considering an investment in one of the two mutually exclusive proposal X और Y which require cash outflow की बात करें तो एक में 340 तो दूसरे में 3,30,000 रुपए का आउटफ्लो होगा। The CE approach is used in incorporating risk in capital budgeting decision. The current yield on government bond is 10%. रिस्क फ्री रेट है 10% का, जिसको रिस्क लेस रेट भी आप बोल रहे हो। The expected net cash flow and their CE are as follows. जब भी आप सीई अप्रोच अप्लाई करते हो तो उसके अंदर हमेशा जो डिस्काउंट रेट होता है वो रिस्क फ्री होता है। आपके पास प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई का 3 साल की लाइफ है और कैश फ्लो विद सीई गिवन है दोनों प्रोजेक्ट का। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी आपको बता दिए हैं 10% के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के। आपको बताना है विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। पहले तो आपको ये बताना है, फिर ये बताना है कि अगर रिस्क फ्री रेट की बजाय हम रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट यूज करें तो विच प्रोजेक्ट शुड बी एनालाइज्ड विद ए हायर रेट। चलो बात की बात है, पहले तो सीई अप्रोच हम यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं। सी अप्रोच के लिए आप स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी बनाओगे, सिंपल सी बात यही है। ईयर 1 2 3, पहले हम प्रोजेक्ट एक्स की बात कर रहे हैं, डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा क्वेश्चन से 1,80,000, 2 लाख 2 लाख, सी अप्लाई हो जाएगा 0.8 0.7 0.5, कॉपी पेस्ट 180 का 80%, 144, 2 लाख का 70%, 140, 2 लाख का 50%, 1 लाख, ये आपके एडजस्टेड कैश फ्लो आ गए। इस पे आप फैक्टर अप्लाई कर लो जो क्वेश्चन में गिवन है, कॉपी पेस्ट कर लो 0.9091, 0.8264 एंड 0.7513, मल्टीप्लाई करके इसका सम टोटल किया तो 3,21,736, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आया।
जिसमें से आप माइनस करोगे 3,40,000 का इनिशियल कैश आउटफ्लो, तो आपको आपका एनपीवी मिल गया एक्स का। सिमिलरली वाई का बना लो, वाई में भी ईयर 1 2 3 कैश फ्लो करो कॉपी, 1,80,000 1,80,000 और 2 लाख। सीई कॉपी हो गया 0.9 0.8 0.7, 180 इंटू 0.9, 180 इंटू 0.8, 2 लाख इंटू 0.7। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्लाई किए, मल्टीप्लाई करके सम टोटल किया 371,458, माइनस कर दिया इनिशियल कैश आउटफ्लो 3,30,000 का, तो आपको एनपीवी मिला 41,458। एक्स का तो नेगेटिव ही आ रहा था, तो एक्स तो सिलेक्ट होने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, तो वाई शुड बी सिलेक्टेड, वाई शुड बी सिलेक्टेड क्योंकि इसका पॉजिटिव आ रहा है। इसके बाद सिंस द सीई कोएफिशिएंट ऑफ प्रोजेक्ट एक्स इज लोअर देन प्रोजेक्ट वाई, आप देखोगे कि प्रोजेक्ट एक्स के जो सीई है 8750 987, मतलब एक्स के जो सीई है वो कम है वाई के कंपैरिजन में, तो प्रोजेक्ट एक्स इज रिस्कियर देन प्रोजेक्ट वाई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सर्टेनिटी कम है, इसमें 80% ही चांसेस हैं, तो इसमें 90% चांसेस है। इसमें अगर 70% चांसेस है तो इसमें 80% ही है। इसमें अगर 50% सर्टेनिटी है तो इसमें 70% है, मतलब एक्स में सर्टेनिटी कम है तो रिस्क ज्यादा है। सर्टेनिटी कम होने का मतलब रिस्क ज्यादा होना। देयरफॉर अगर आप रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट यूज करोगे तो प्रोजेक्ट एक्स जो है उसमें आपको हायर रेट लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो रिस्क फ्री रेट ले रहे हो आप 10% का। अब जिसमें रिस्क ज्यादा होगी उसमें ज्यादा रेट लोगे, जिसमें रिस्क कम होगी उसमें कम रिस्क लोगे। तो सिंपल सी बात है, एक्स में आपको हायर रेट कंसीडर करना पड़ेगा। दिस इज द थ्योरेटिकल पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप बहुत इजीली आंसर दे सकते हो, क्योंकि रिस्क होगी, जितना ज्यादा रिस्क होती है उतना ही ज्यादा डिस्काउंट रेट वहां पे अप्लाई किया जाता है। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 3B की तरफ बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 3B आपके एग्जाम में देखा गया था, और क्वेश्चन तो ठीक था, बट मेन ये था कि इस तरीके का क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल वगैरह में कहीं था नहीं, जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम जब एग्जाम में आया तो बच्चों को प्रॉब्लम फेस हुई। क्वेश्चन नंबर 3B, टेक्सटॉन लिमिटेड इज ए मेजर प्लेयर इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री। ठीक है, द इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन हाई ग्रोथ फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। कहते हैं पहले 5 साल जो है उसमें तो हाई ग्रोथ रहेगा, आफ्टर विच इट इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप डाउन, बाद में ये कम हो जाएगा। ठीक है, करंटली द कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग 40% ऑफ इट्स प्रॉफिट एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर। सिंपल सी बात है, डिविडेंड पे आउट रेशियो है 40%, तो अगर हम साथ के साथ देखते रहे यहाँ पे, तो पे आउट रेशियो फिलहाल आपका चल रहा है 40% का। द डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन एट द करंट लेवल फॉर द नेक्स्ट 5 years। तो पहले 5 साल जो है, नेक्स्ट 5 year जो है वो 40% ही रहने वाला है, लेकिन आफ्टर विच इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 55%। तो आफ्टर 5 years क्या होगा, ये 55% हो जाएगा। ठीक है सर। The net profit margin of the company is currently 8% and is expected to remain at the same level for the next 5 years, after which it is expected to decrease to 5.7%। तो नेक्स्ट 5 साल 8% का नेट प्रॉफिट रहेगा मार्जिन, और उसके बाद ये 5.7% हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन नेक्स्ट 5 years 8% और उसके बाद 5.7%। आगे बढ़ते हैं। करंटली द कंपनी इज एबल टू जनरेट सेल्स ऑफ 2.50 फॉर एवरी 1 rupee ऑफ एसेट एम्प्लॉयड। आप 1 रुपए की एसेट लगाते हो तो 2.5 रुपए का आपका सेल जनरेट होता है। दैट इज द एसेट टर्नओवर रेशियो। तो अभी आपका एसेट टर्नओवर रेशियो 2.5 है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम फॉर द नेक्स्ट 5 year। अगले 5 साल तक यही रहेगा, लेकिन आफ्टर दैट द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट सेल्स ऑफ ₹3.50 फॉर एवरी 1 ऑफ एसेट एम्प्लॉयड। तो अभी आपका एसेट टर्नओवर 2.5 है 5 साल तक, उसके बाद ये 3.5 हो जाएगा। एसेट टर्नओवर रेशियो है ये। और आगे बढ़ते हैं। 50% of the asset of the company are financed with equity capital and this is expected to remain the same in the future। 50% जो है वो आपका इक्विटी का पोर्शन है, तो ये है आपका नेट वर्थ अपॉन में टोटल एसेट। मतलब टोटल एसेट में इक्विटी कितना है, अभी भी 50% है, बाद में भी ये 50% ही रहना है, बाद में भी ये 50% ही रहना है। At present, the risk-free rate of return is 7% and the market risk premium is 15.5% and the beta of the company is currently 1.2. The current net worth of the company is 250 lakh
एंड द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इज 2 लाख। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह कैलकुलेट करा है, ग्रोथ कैलकुलेट किया है, वो अभी मैं दिखाऊंगा आपको। उससे पहले क्वेश्चन का रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 7% का, मार्केट रिस्क प्रीमियम है 15.5 और बीटा है 1.5। हमें पता है फॉर्मूला होता है आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। आर एफ प्लस बीटा इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट हो जाएगा आपका आर एफ प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम। 25.6% का आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी का रेट है, यही है आपका 25.6%। ध्यान देना 2 लाख शेयर्स है, 2 लाख शेयर्स है, 2 लाख आपके शेयर्स हैं। ऊपर क्वेश्चन ने कहा था कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमारा 8% का है, प्रॉफिट मार्जिन हमारा कितना है 8% का है। और कंपनी पेमेंट कितना करती है, कंपनी 40% जो है वो एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करती है। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 2 लाख। एज्यूम दैट द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। कैलकुलेशन आपको 3 डेसिमल तक करनी है और आपको 20, 24, 25 और 25.6% पे फैक्टर गिवन है, जिसमें अभी तो हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कैलकुलेट किया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कैलकुलेट किया है वो तो 25.6% हमने कैलकुलेट किया है। तो 25.6% की अपने को जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है फिलहाल। अब आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन है कि 250 लाख की हमारी नेटवर्थ है, ठीक है, 250 लाख रुपए की आपकी नेटवर्थ है, 250 लाख रुपए आपकी नेटवर्थ है। क्वेश्चन ने कहा है कंपनी द करंटली इज एबल टू जनरेट 2.50 फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ एसेट एम्प्लॉय। 1 रुपए की एसेट के बदले में अभी हम 2.5 रुपए की सेल जनरेट कर लेते हैं। तो अगर अगर 250 लाख रुपए आपकी नेटवर्थ है, 250 लाख रुपए आपकी नेटवर्थ है, द करंट नेटवर्थ ऑफ द कंपनी इज 250 लाख और 50% ऑफ द एसेट्स आर फाइनेंस्ड विद इक्विटी कैपिटल। तो 250 लाख रुपए अगर आपकी नेटवर्थ है तो 2.5 जो है वो आप यहाँ पे सेल जनरेट कर लेते हो, 2.5 आप यहाँ पे सेल जनरेट कर लेते हो। 250 लाख की नेटवर्थ है, 50% ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी आर फाइनेंस्ड बाय द इक्विटी कैपिटल। तो अगर 250 लाख 50% को इंडिकेट करेगा तो सबसे पहली बात तो 500 लाख रुपए आपकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गए। 50% ऑफ द एसेट आर फॉर्म्ड बाय द इक्विटी कैपिटल और नेटवर्थ के अंदर केवल इक्विटी आता है 250 लाख का। तो 250 लाख रुपए अगर आपकी नेटवर्थ है तो 250 लाख का ही आपका डेट्स भी होगा। 250 लाख भी अगर आपका नेटवर्थ है दैट इज इक्विटी है तो बचा हुआ पार्ट आपका डेट भी होगा। 500 लाख रुपए हो गया, सिंपल सी बात है। 500 लाख रुपए आपकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई और जो 500 लाख की टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका 2.5 गुना आप सेल जनरेट कर लोगे 1250 लाख, 1250 लाख, और 1250 लाख का 8% आप प्रॉफिट कमाओगे, 100 लाख, 100 लाख रुपए का आप प्रॉफिट कमाओगे। 100 लाख रुपए का आप प्रॉफिट कमा रहे हो और 2 लाख शेयर्स हैं, तो सिंपल सी बात है ईपीएस कितना आ गया, 50 रुपए पर शेयर आ गया। ईपीएस कितना आ गया, 50 रुपए पर शेयर आपका आ गया। आपने कितना कमाया, आपने 100 लाख रुपए कमाया। आपने कितना कमाया, आपने 100 लाख रुपए कमाया, आपने 100 लाख रुपए कमाया, 1250 लाख रुपए आपकी एसेट थी। अब आपने कमाया 100 लाख रुपए, अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए जाता हूं, 100 लाख रुपए आपने कमाया, आपकी नेटवर्थ कितनी है 250 लाख की, तो 100 डिवाइड बाई 250, 40% आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट होके आ गया। 40% आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट होके आ गया। आफ्टर 5 ईयर्स की अगर मैं बात करूं, आफ्टर 5 ईयर्स की अगर मैं बात करूं, आफ्टर 5 ईयर्स भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड में तो कोई चेंज आया नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नहीं है। तो 250 लाख रुपए का नेटवर्थ है, 50% ऑफ द एसेट आर फाइनेंस्ड बाय इक्विटी कैपिटल, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 500। लेकिन 500 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड है तो 3.5 रुपए की आप सेल जनरेट कर लेते हो, तो 500 इंटू 3.5, 1750 लाख की आप सेल जनरेट कर लोगे और उस पर प्रॉफिट मार्जिन होगा आपका 5.7% का, तो ये आ गया 99.75 लाख, मतलब अप्रॉक्स उतना ही आ गया। 99.75 लाख का आपका प्रॉफिट आ गया, 99.75 का आपका प्रॉफिट आ गया फॉर 250 लाख की नेटवर्थ
तो ये भी 39.9 ही आ रहा है, दैट इज 40%, ये अप्रॉक्स आ जाएगा। 40% ही आपका अप्रॉक्स आ गया, 40% ही आ गया। ग्रोथ रेट अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो ग्रोथ रेट आप कैलकुलेट कर सकते हो, बी इंटू आर होता है, बी मतलब रिटेंशन रेशियो, आर इज द रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर पे आउट रेशियो 40% है तो रिटेंशन हो गया 60, तो 60% का 40% 24%। यहाँ पे अगर 55% है तो 55% है तो इसका 35% इज द रिटेंशन, तो 35 का 40% अगर मैं अप्लाई करूं तो 35 नहीं 45, 55 है तो 45, 45 का 40% अप्लाई करूं तो इट विल बी 18% इज द ग्रोथ रेट। इस तरीके से ये ऊपर का सारा डेटा कैलकुलेट किया गया है। हमें तो प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करना है। प्राइस पर शेयर के लिए तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड के साथ साथ जिस साल में आपका ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो गया है उसमें हम P5 की कैलकुलेशन भी करेंगे, क्योंकि 5 साल के बाद ये ग्रोथ रेट आपका कांस्टेंट हो गया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ प्राइस पर शेयर किया है ईयर 1 2 3 4 5 और 6। इसमें क्या है, 24% का आपका ग्रोथ रेट था वो लिख दिया यहाँ पे 5 साल तक। उसके बाद ये 18 हो गया तो 18 लिख दिया। डिविडेंड पे आउट रेशियो 40-40% चल रहा था वो लिख दिया पहले तो 5 साल तक। 0 पीरियड में तो ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे, और 6 पीरियड में आपका ये 55% हो गया तो 55% लिख दिया। ईपीएस की मैं बात करूं, 50 रुपए का करंट ईपीएस चल रहा है। ग्रोथ क्या चल रही है आपकी 24%, तो 50 प्लस 24%, 62 प्लस 24%, 76.88 प्लस 24%, 95.33 प्लस 24%, 118.21 प्लस 24%, 146.58। अब 18% की ग्रोथ होगी तो प्लस 18%, 172.97। ये ईपीएस है। ईपीएस अर्निंग का 40% आप यहां पे डिविडेंड पे कर रहे हो तो 62 का 40%, 62 का 40%, 24.8, 76.88 का 40%, 95.33 का 40%, 118.21 का 14%, 40%, 146.58 का 40% और 172.97 का 55%। ये फिगर आपने डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट कर दिया। डिविडेंड पर शेयर आपने कैलकुलेट कर दिया तो पहले 5 साल जो है इनका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, दैट इज 24.8। ये जो फिगर नीचे लिखी है ये कैसे निकालिए बता देता हूं। फैक्टर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है? सर बिल्कुल गिवन है 25.6% के। तो ये कैलकुलेशन की गई आपकी 24.8 इज द डिविडेंड ऑफ फर्स्ट ईयर मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ फर्स्ट ईयर 0.796। सिमिलरली 30.752 मल्टीप्लाई बाई 0.634, एक फिगर आ गई दूसरी फिगर आ गई। 38.132 मल्टीप्लाई बाई 0.505, देन 47.284 और फोर्थ ईयर का फैक्टर 0.402, देन 58.632 मल्टीप्लाई बाई फिफ्थ ईयर का फैक्टर 0.320। एक्चुअल में यहाँ पे फिफ्थ ईयर में इन्होंने क्या करा है बता देता हूँ। फिफ्थ ईयर में ये 58.632 अलग से ना लेकर P5 भी निकाल लिया। पहले P5 निकाल लिया, दैट इज टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। इसके लिए D6 होगा, D6 है 95.134 डिवाइड बाई KE 25.6% माइनस G ग्रोथ रेट हो गया था 18%, तो ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे क्या करा इन्होंने 1251.76, ये भी फिफ्थ ईयर की फिगर थी और प्लस कर लिया इसमें 58.632, तो ये टोटल हो गया 1310.392 मल्टीप्लाई बाई 0.392 वो 0.320, तो ये आ जाएगा आपका 419.325। ये एक ऑल्टरनेटिव के अकॉर्डिंगली फिगर निकाली गई है जिसकी आपको जरूरत है नहीं, तो अकॉर्डिंगली आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करके देनी थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, स्टडी मैट वगैरह में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं है। तो सजेशन यही है कि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में सॉल्यूशन है इसको आप 3 से 4 बार रिवाइज करो, ताकि बाई चांस एग्जाम में अगर रिपीटेशन होता है आप इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। ये जो दूसरा आंसर है ये एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। ऑल्टरनेटिवली जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन करी गई है तो ऑल्टरनेटिवली भी कैलकुलेशन यहाँ पे पॉसिबल है।
जिसकी आपको जरूरत नहीं है कि किस तरीके से आया, आप केवल एक ही सॉल्यूशन पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। अगर मैं वैसे बात करूं तो अगर आप केवल और केवल डिविडेंड पे ग्रोथ रेट अप्लाई करते तो उस सिचुएशन में आपको ये वाला आंसर मिल जाता, बट जरूरत नहीं है अपने को ऑल्टरनेटिव की, अपने को सिंगल आंसर मोर देन सफिशिएंट है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, सजेस्ट करूंगा 3-4 बार आप रिवाइज करके जाओ ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 4 के भी दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें पार्ट ए आपको बॉन्ड वैल्यूएशन में से देखने को मिल रहा है, तो पार्ट बी जो है वो आपको म्यूचुअल फंड में से देखने को मिल रहा है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, ये भी एक नया क्वेश्चन है आपके लिए। अब हालांकि नया नहीं है क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, बट इस तरीके की वैरायटी का कोई क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल में देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको यही कहूंगा, इजी है बट 2-3 बार रिवाइज करके जाओगे तो माइंड में ये रहेगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4A, पाल्सन लिमिटेड हैज इश्यूड ए कन्वर्टिबल बॉन्ड विद ए फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख। 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू है एक बॉन्ड की, कन्वर्टिबल ये बॉन्ड है। द बॉन्ड पेज ए कूपन रेट ऑफ 6% पर एनम, कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट का जो रेट है वो 6% पर एनम रहेगा, विद इंटरेस्ट पेमेंट मेड सेमी एनुअली, और इंटरेस्ट जो पेमेंट करना है वो सेमी एनुअली करना है। तो 1 लाख रुपए का 6% 6,000 होता है, बट अगर सेमी एनुअली पेमेंट करोगे तो 3-3 हजार रुपए 6-6 महीने से आपको पे करने। द बॉन्ड हैज ए टर्म ऑफ 3 साल की इसकी लाइफ है एंड विल बी रिडीम्ड एट 1,10,000 एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे 1,10,000 रुपए देने, मतलब 10,000 रुपए के प्रीमियम पे ये रिडम्पशन होगा। ऑल्टरनेटिवली, लेकिन ऑल्टरनेटिव ये है क्योंकि ये कन्वर्टिबल बॉन्ड है, द बॉन्ड होल्डर हैज द ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू 50 शेयर्स एट द एंड ऑफ द 3-year टर्म। या तो 1,10,000 रुपए में रिडीम करवा लेना, या फिर आप इस बॉन्ड के बदले में 50 शेयर्स ले सकते हो। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपका 12% पर एनम है। जो शेयर लोगे, करंटली द शेयर प्राइस ऑफ पाल्सन लिमिटेड, शेयर का फिलहाल प्राइस चल रहा है 2,000 रुपए का, एंड द शेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट एन एनुअल रेट ऑफ 8%, और शेयर के प्राइस में ग्रोथ रेट हम 8% की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शेयर ऑल्सो पे एन एनुअल डिविडेंड 50 ईच, और जो शेयर है इस पे 50 रुपए हर साल डिविडेंड भी पे हो रहा है। हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की टेबल गिवन है ईयर 1 से लेकर 6 तक, 3%, 6%, 8% और 12%, जिसमें हमारे लिए मेनली जो फिगर रेलिवेंट होगी वो 6% की होगी। रीजन बीइंग, सर 12% का रेट जरूर है, बट यहाँ पे सेमी एनुअली जो है वो आप कंपाउंडिंग कर रहे हो। क्वेश्चन की डिमांड्स काफी सारी है। पॉइंट नंबर 1, एनालाइज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इफ इट रिडीम एट मैच्योरिटी। कहते हैं शेयर वगैरह कन्वर्टिबल वगैरह भूल जाओ, आप बस वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करके दो अगर हम रिडम्पशन करते हैं मैच्योरिटी पे। तो सिंपल सी बात है, इस सिचुएशन में आप केवल और केवल बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इंटरेस्ट का पेमेंट जैसे कि मैंने पहले का 1 लाख का 6% और सेमी एनुअली है तो 3,000 रुपए सेमी एनुअली आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो सेमी एनुअली 3,000 रुपए है, सेमी एनुअली 3,000 रुपए रहेगा। 3 साल की लाइफ है तो 6 पीरियड्स हो जाएंगे, 3 साल की लाइफ है तो पीरियड हो जाएंगे 6 पीरियड गिवन है। 12% का रेट है, बट हाफ ईयरली के हिसाब से 6% का अप्लाई होगा, तो आप इसका टोटल कर लो। तो 6% आप इसका जस्ट टोटल कर लो जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, 6% का 6 पीरियड का टोटल कर लो, दैट विल कम 4.917, 4.917। ये अप्लाई यहां पे करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट आ गई, साथ में 1,10,000 रुपए में रिडम्पशन होगा लास्ट पीरियड में, तो 6th पीरियड का फैक्टर अप्लाई हो जाएगा 0.705, 1,10,000 इंटू 0.705, 77,550, जस्ट दोनों का एडिशन कर दो, आपको आपकी बॉन्ड की वैल्यू पता लग जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो होता है वही वैल्यू ऑफ बॉन्ड होती है। पहली रिक्वायरमेंट तो ये थी। सेकंड रिक्वायरमेंट, असेस द वैल्यू ऑफ शेयर एट कन्वर्जन। जब कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन कब होगा? 3 साल के बाद। तो कहते हैं उस टाइम पे शेयर की वैल्यू जो होगी वो बताओ क्या होगी। तो शेयर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, प्राइस एट द एंड ऑफ 3rd ईयर आपको कैलकुलेट करना है। अभी 2,000 है और क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है 8% की ग्रोथ होगी, तो 1 + 0.08 की पावर 3, 1 + 0.08 की पावर 3, तो 2000 × 1.26,
2520 रुपए का एक शेयर होगा, 2520 का एक शेयर होगा। तो बस वैल्यू ऑफ शेयर ही पूछा है, सेकंड रिक्वायरमेंट तो यही है। थर्ड रिक्वायरमेंट है एसेस द वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन। जो कन्वर्जन ऑप्शन है उसकी क्या वैल्यू है, तो अभी अभी आपने एक शेयर की वैल्यू निकाली है 2520 और एक शेयर के बदले में कितने, वो एक बॉन्ड के बदले में कितने शेयर देने हैं 50, तो 2520 इंटू 50, 1,26,000 रुपए जो है वो वैल्यू ऑफ शेयर एट कन्वर्जन होगा, वैल्यू ऑफ शेयर एट कन्वर्जन होगा। और लास्ट पॉइंट में आपसे कहते हैं एडवाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन, वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन, वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन की बात करें, वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन की बात करें तो 50 शेयर है, 50 शेयर्स आपको मिलने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनकम, और 50 शेयर पे हर साल आपको 50 रुपए का डिविडेंड मिलना है, 50 रुपए का डिविडेंड आपको मिलना है। लेकिन ये हर साल मिलेगा, लेकिन ये आपको हर साल मिलेगा, 3 सालों तक मिलेगा। तो 3 साल के आपको फैक्टर कंसीडर कर लेने हैं, 3 साल के आपको फैक्टर कंसीडर कर लेने हैं, क्योंकि ये तो सेमी एनुअली नहीं मिलना, ये तो एनुअली मिलना है। तो 12% के रेट के आपको 3 पीरियड के जो फैक्टर है वो कंसीडर कर लेने हैं। तो 6,005 रुपए तो जो डिविडेंड है उसकी वैल्यू होगी, साथ में 1,26,000 रुपए ये है, और ये तो थर्ड ईयर के एंड में है, तो इस पे अप्लाई हो जाएगा आपका 0.712, 712, तो अकॉर्डिंगली 89,712 दोनों का एडिशन करोगे तो आपको कन्वर्जन ऑप्शन की वैल्यू पता लग जाएगी। तीसरे पॉइंट में तो एडवाइस करना आपको, एडवाइस विच ऑप्शन इज मोर एडवांटेजियस। अगर आप बॉन्ड में ही रहते हो तो बॉन्ड की वैल्यू तो 92301 ही है, लेकिन अगर आप शेयर में चले जाते हो तो उसकी वैल्यू है 95717। तो बेस्ट कौन सा है, कन्वर्जन, तो द बॉन्ड होल्डर शुड चूज टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू शेयर एज द वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन इज हायर देन दैट ऑफ द करंट बॉन्ड वैल्यू। तो इस तरीके से आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आपके ऑलरेडी, दोबारा आ सकता है, 2 से 3 बार आप इसको रिवाइज करके जाओ ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को रिटेन कर सको कि किस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 बी की तरफ बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम म्यूचुअल फंड। सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपनी क्लासेस में हम डिस्कस कर ही रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बी, क्वेश्चन नंबर 4 बी, ऑरेंज परचेज्ड 200 units of oxygen mutual fund at ₹45 per unit of 31st December 2023। ऑरेंज नाम है, इन्होंने 200 यूनिट खरीदी है, म्यूचुअल फंड का नाम है ऑक्सीजन म्यूचुअल फंड, 45 रुपए पर यूनिट के हिसाब से खरीदी है, 31 दिसंबर 2023 को खरीदी है। इन 2024 ही रिसीव्ड ₹1 एज डिविडेंड पर यूनिट, तो 200 यूनिट पे 200 रुपए का डिविडेंड, एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 रुपए पर यूनिट, इनको कैपिटल गेन भी मिल गया, तो 200 इंटू 2 400 रुपए की ये इनकम, 200 रुपए एक, 400 रुपए एक, 600 रुपए का तो ये रेवेन्यू जनरेट हो गया। रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की है कि कैलकुलेट द रिटर्न फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर अज्यूमिंग एनएवी एट द एंड है 48। तो सर सिंपल सी बात है, एनएवी एट एंड है 48 माइनस एनएवी एट बिगनिंग है 45 प्लस 1 रुपए प्लस 2 रुपए डिवाइड बाई एनएवी एट बिगनिंग इंटू 100 करोगे, आपको आपका पहले पॉइंट का आंसर मिल जाएगा। तो चेंज इन प्राइस है 3 रुपए का, डिविडेंड मिला 1 रुपए, कैपिटल गेन मिला 2 रुपए, तो टोटल रिटर्न कितनी है 6 रुपए। कितने इन्वेस्टमेंट पे सर 45 रुपए, तो 6 रुपए आपने कमाए 45 पे, तो 13.33% का आपका रिटर्न आ गया। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड, कैलकुलेट द रिटर्न फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर अज्यूमिंग एनएवी हो गया क्लोजिंग पे 48, ठीक है सेम है 48 माइनस 45 3 रुपए, and all dividend and capital gain distribution have been reinvested at an average price of 46 per unit। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आपको जो भी डिविडेंड मिला 200 यूनिट पे 1 रुपए ये 2 रुपए ये, ठीक है 1 और 2 3, 600 रुपए जो मिले, कहते वो 46 के हिसाब से आप री इन्वेस्ट कर दो। सर ठीक है, हमें डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन पर यूनिट 3 रुपए मिल रहा है, 200 यूनिट हमारे पास थी तो 600 मिल रहा है, 46 पे इन्वेस्ट करोगे तो 13.04 यूनिट आपको मिलेगी। 200 यूनिट आपने पहले खरीदी हुई थी, 13.04 यूनिट आपको और मिल गई, टोटल यूनिट हो गई आपके पास 213.04। एक यूनिट की वैल्यू 48 है, तो 213.04 की वैल्यू होगी 10,225.92। आपने खरीदा कितने में था, 200 इंटू 45 9,000 रुपए में खरीदा था, तो आपको रिटर्न यहां से जनरेट हो रही है 1225.92 की
कितने पे, 9,000 की इन्वेस्टमेंट पे, तो आपकी रिटर्न जो है वो 13.62% होगी। म्यूचुअल फंड का बिल्कुल बेसिक, और पता नहीं कितनी ही बार आपके एग्जाम में भी ऑलरेडी इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं, और हमने भी अपनी क्लासेस में अनलिमिटेड इस तरीके के क्वेश्चन आपके साथ करे हुए हैं। अगर बाई चांस इस तरीके का क्वेश्चन आता है, किसी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स से आप इसमें स्कोर कर सकते हो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको ये जो सॉल्यूशन सामने दिखाई दे रहे हैं इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके मोबाइल ऐप से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के भी आपको दो पार्ट देखने को मिल रहे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, एंड दैट क्वेश्चन इज फुल्ली डेडिकेटेड टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जैसा कि हमें पता है सर, क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो फुल्ली डेडिकेटेड टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दो पार्ट 7 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है दैट इज फुल्ली डेडिकेटेड टू डेरिवेटिव, जिसमें एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन तो एक क्वेश्चन आपको फ्यूचर में से, और क्वेश्चन नंबर 7 इज फुल्ली डेडिकेटेड टू फॉरेक्स चैप्टर। तो ये फिक्स ही चल रहा है, काफी टाइम से आपके एग्जाम में यही पैटर्न चल रहा है, और सेम पैटर्न आपको दिसंबर 2025 के एग्जाम में भी देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, रिटर्न्स ऑन टू पोर्टफोलियो बी एंड एल फॉर द पास्ट 5 ईयर्स आर। दो पोर्टफोलियो है बी और एल, दोनों की पिछले 4 साल की रिटर्न गिवन है। पोर्टफोलियो बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, पोर्टफोलियो एल 1 2 3 4, 4 साल का रिटर्न हमारे पास गिवन है दोनों पोर्टफोलियो का। बीटा की बात करें तो बीटा फैक्टर ऑफ द टू पोर्टफोलियो आर, बी का 1.3 है तो एल का 1.2 का बीटा है। मार्केट का जो पोर्टफोलियो है उसका रिटर्न चल रहा है 12%, और आरबीआई बॉन्ड जो कि रिस्क फ्री होता है वो चल रहा है 5% का रिटर्न, तो रिस्क प्रीमियम आपका 7% है। विच ऑफ द अबव टू पोर्टफोलियो विल एन इन्वेस्टर प्रेफर एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है दोनों में से कौन सा पोर्टफोलियो बेटर है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो CAPM की हेल्प लेनी पड़ेगी, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। RF गिवन आपके पास 5% का, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो गिवन है 12% की, तो आप सीधा सीधा 7% रिस्क प्रीमियम भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप 12 माइनस 5 भी कर सकते हो। फॉर्मूला अप्लाई किया RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, तो ये आ गया आपका 5% RF गिवन है। बीटा की अगर मैं बात करूं तो पोर्टफोलियो बी का बीटा गिवन है 1.3 इंटू RM माइनस RF, इसको सॉल्व किया 14.1। सिमिलरली पोर्टफोलियो एल में पोर्टफोलियो एल का बीटा रखा 1.2, तो आंसर आया 13.4%। दोनों का आपको रिटर्न पता लग गया। लेकिन जो पिछले 4 सालों का रिटर्न है, अगर बी की बात करें 13, 13.5, 12.5 और 14%, तो अगर मैं बात करूं तो इसका CAPM के अकॉर्डिंगली रिटर्न है 14.1, जबकि आपने कमाया 13, तो दैट इज नेगेटिव। 13.5 ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सारे के सारे नेगेटिव है। 3.4% जो है नेगेटिव आ रहा है। लेकिन यही अगर मैं एल में बात करूं तो एल में आपका CAPM के अकॉर्डिंगली आया 13.4, 13.4, और एक्चुअल रिटर्न तो आप क्वेश्चन से पिक करोगे यहां से, तो 14.35 माइनस 13.4। सिमिलरली आप आगे की कैलकुलेशन करोगे, कितना था 13.4, 11.75 माइनस 13.4, 13.6 माइनस 13.4 एंड 12.9 माइनस 13.4, ये आ गया 1%। 1% एवरेज करना है तो 3.4 है 4 सालों का, तो एवरेज 0.85% आ रहा है, और एल का ये 0.25% आ रहा है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न एडजस्टेड फॉर अल्फा की बात करें तो अल्फा की इस तरीके से इक्वेशन आप बनाते हो, रिटर्न अंडर CAPM प्लस अल्फा दैट इज 14.10% और 13.40 जो आपने CAPM निकाला माइनस एवरेज है 0.85 और 0.35, तो इसका रिटर्न बैठता है 13.25 और इसका बैठता है 13.15। B will be better. The alpha word security B is higher than L, indicating its better performance relative to L. Hence, an investor should prefer portfolio beta. Jensen alpha जो होता है वो आप यहाँ पे अप्लाई करके अपनी कैलकुलेशन करके दे सकते हो। पहले CAPM के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लिया, देन ये जो डिफरेंस होता है ये एक तरीके से अल्फा ही होता है। ये जो डिफरेंस आप कैलकुलेट कर रहे हो दिस इज द अल्फा एज पर जेंसन, देन इसको एडजस्ट करोगे CAPM रिटर्न में, तो आपको पोर्टफोलियो बी और एल का रिटर्न पता लगेगा। रिटर्न ज्यादा बी का है तो बी शुड बी प्रेफरेबल। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5A कर सकते थे। और पॉइंट नंबर बी जो है इसका वो भी कुछ जेंसन, शार्प और ट्रेन्योर से रिलेटेड ही है। कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग डेटा ऑन 4 म्यूचुअल फंड।
आपके पास 4 म्यूचुअल फंड है ए बी सी और डी, इनका अल्फा इस बारी ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, साथ में आपको सिस्टमेटिक रिस्क दिया हुआ है, अनसिस्टमेटिक रिस्क भी दिया हुआ है, और कॉरिलेशन मैट्रिक्स यहां पे बनाई हुई है, मतलब कॉरिलेशन भी गिवन है, ए का WXYZ और मार्केट के साथ, बी का XYZ। ये एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये या तो ABCD लिखो यहाँ पे, या फिर इधर WXYZ लिखो, दोनों में नाम सेम ही होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, ABCD ही कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे ये ABCD ही है, ये WXYZ नहीं है। तो ए का ABCD के साथ कोरिलेशन, बी का BCD के साथ कोरिलेशन, सी का CD के साथ कोरिलेशन, डी का D के साथ कोरिलेशन, और मार्केट के साथ तो गिवन है ही। मार्केट की रिटर्न की बात करें 15% है, साथ में मार्केट का वेरियांस गिवन है 25% का, डेविएशन निकालोगे 5 आ जाएगा क्योंकि इसका रूट करोगे। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है। आपको ट्रेन्योर, शार्प और जेंसन अल्फा कैलकुलेट करना है और उसके अकॉर्डिंगली रैंकिंग देनी है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, फंड ले लिए ए बी सी और डी, आपके पास मार्केट के साथ कोरिलेशन गिवन है 0.75, 0.60, 0.89 एंड 0.72। स्टैंडर्ड एविएशन की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड एविएशन आप यहां पे कैलकुलेट कर लो, स्टैंडर्ड एविएशन आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास यहां पे सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क गिवन है 4 और 3, तो ये हो गया 7, 7 का रूट 3 + 7, 10 का रूट, क्योंकि सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक दोनों मिलके आपकी टोटल रिस्क आएगी। 2 + 2 4, तो 2 ही आ जाएगा इसका, तो सीधा सीधा वो स्टैंडर्ड एविएशन। एंड 5 + 3 8 का स्टैंडर्ड एविएशन आ जाएगा आपका 2.83। तो सिस्टमेटिक प्लस अनसिस्टमेटिक का एडिशन वेरियांस हो गया, टोटल रिस्क हो गई, उसका स्टैंडर्ड एविएशन कर दिया तो आपको उसका रूट कर दिया तो आपको स्टैंडर्ड एविएशन पता लग गया। साथ में सिस्टमेटिक रिस्क कॉपी करिए यहाँ पे क्वेश्चन से ही 4325, 4325, और अनसिस्टमेटिक रिस्क भी कॉपी करी है, दैट इज 3723, 372 और 3। लास्ट में अगर बीटा की हम बात करें तो बीटा क्वेश्चन में तो गिवन है नहीं, तो बीटा आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, सिंपल सी बात है। सर बीटा की कैलकुलेशन यहाँ पे करी हुई है, फॉर्मूला लगाया हुआ है कॉरिलेशन, कॉरिलेशन जो कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी जो भी आप कंसीडर कर रहे हो, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। जैसे अगर मैं ए की कैलकुलेशन की बात करूं तो ए में कॉरिलेशन आपका 0.75 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी का हो गया आपका 2.65 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का जो है वो आपको यहाँ पे सीधा सीधा पता ही लग जाएगा, क्योंकि 25 का वेरिएंस है तो 25 का रूट करोगे तो 5 आएगा सीधा सीधा। तो अकॉर्डिंगली ये 0.3975 आएगा, जिसको राउंड ऑफ में आप 0.36 लिख सकते हो। यहाँ पे कैलकुलेशन करी हुई है बीटा ऑफ ए। सिमिलरली बीटा डी की कैलकुलेशन करी हुई है, लेकिन आप बीटा ये रहा 39 है ना, ये रहा बीटा ए का 0.60 इंटू 3.16 डिवाइडेड बाई 5 करोगे बी का पता लग जाएगा, 0.89 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 करोगे सी का पता लग जाएगा, 0.72 इंटू 2.83 डिवाइड बाई 5 करोगे डी का बीटा पता लग जाएगा, जो यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये क्या है, ये आपके बीटा कैलकुलेट होके आ गए। क्यों? क्योंकि आपको जब ट्रेन्योर, शार्प, जेंसन अप्लाई करना है तो आपको बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन की मेनली जरूरत पड़ती है। रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, रिटर्न आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, और साथ में अल्फा के एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो अल्फा भी कंसिडर कर लिया है, तो अल्फा प्लस RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। अगर मैं ए की रिटर्न की बात करूं तो ए का अल्फा आपके पास गिवन है सबसे पहले तो 4 नेगेटिव में, अल्फा गिवन है नेगेटिव में 4, प्लस RF रिस्क फ्री रेट गिवन होगा आपके पास 7% का, सर 7% का। RM आपके पास गिवन है क्वेश्चन में 15% का, 15% का। ये तो RM माइनस RF है ही, इनटू में बीटा, बीटा आपने अभी भी कैलकुलेट किया, दैट इज 0.4। इसी तरीके से आप ए बी सी और डी चारों की कैलकुलेशन कर सकते हो। आपके पास अल्फा गिवन है, RF क्वेश्चन में गिवन है, RM क्वेश्चन में गिवन है, बीटा आपने कैलकुलेट कर ही लिया। अब अगर हम रैंकिंग की बात करें तो फंड कंसीडर कर लिए ए बी सी और डी, रिटर्न जो वो कॉपी हो गई 6.2, 19.04, 9.88 और माइनस में 1.72, ये माइनस का 1.72 है। तो एक्सेस रिटर्न की अगर बात करें तो 6.2
और हमारे पास रिटर्न क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में हमारे पास रिटर्न गिवन है या नहीं गिवन है। तो सर हम इसको मार्केट से कंपेयर करते हैं, हम इसको रिस्क फ्री से कंपेयर करते हैं। तो 6.20 रिस्क फ्री कितना चल रहा था 7, तो माइनस 0.8 आ गया। 19.04 माइनस 7 12.04, 9.88 माइनस 7 2.88, 1.72 माइनस 7 इट विल बी माइनस, ये माइनस का ही है ऑलरेडी, तो माइनस 1.72 माइनस 7 इट विल बी 8.72 ऑफ माइनस। ट्रेन्योर रेशियो की कैलकुलेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, आपको फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ गिवन है। एक्सेस रिटर्न अपॉन में बीटा, एक्सेस रिटर्न है -0.80 और इसका बीटा जो था वो था आपका 0.40। तो आप करोगे 0.80 माइनस डिवाइडेड बाई 0.40, दैट विल कम माइनस का 2, माइनस का 2। एक्सेस रिटर्न है 12.04, इसका बीटा था इसका 0.38, 12.04 divided by 0.38 it will be 31.68, 2.88 divided by 0.368 minus 8.72 divided by 0.41 माइनस का 21.6। तो रैंकिंग अगर ट्रेन्योर के हिसाब से जाओगे तो हाईएस्ट बी की है, इसके बाद सी का नंबर आता है, उसके बाद ए का नंबर आता है और उसके बाद डी का नंबर आता है। शार्प रेशियो में जाओगे तो फॉर्मूले में बीटा की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करोगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल थे ये वाले। जैसे पहले केस में 2.65 से डिवाइड हो जाएगा, 0.80 माइनस डिवाइडेड बाई 6.2 नहीं 2.65 इट विल बी 0.30 माइनस का। नेक्स्ट आपकी एक्सेस रिटर्न थी 12.04 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन था बी का 3.16, ये आ जाएगा आपका 3.81। देन 2.88 इज द एक्सेस रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 2, ये आ जाएगा 1.44 और लास्ट आ जाएगा आपका 8.72 माइनस डिवाइडेड बाई इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.83, ये आ जाएगा माइनस का ही 3.08। इसके बेसिस पे रैंकिंग जाओगे, बी की रैंकिंग 1, देन सी, देन उसके बाद ए और देन इसके बाद डी। सेम रैंकिंग आ रही है जो टेन्योर के अकॉर्डिंगली थी, सेम शार्प के अकॉर्डिंगली है। और जेनसन की तो आप सीधा सीधा दे ही सकते हो क्योंकि आपके पास जेनसन की तो अल्फा के अकॉर्डिंगली रैंकिंग होती है। तो अल्फा जो है उसके हिसाब से अगर आप जाते हो तो अल्फा के हिसाब से रैंकिंग बी की हाईएस्ट आ जाएगी, 9 है पॉजिटिव में, और उसके बाद 0, उसके बाद ए, उसके बाद डी। जेनसन की तो अल्फा के बेसिस पे होती है, अल्फा तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो डायरेक्ट आप रैंकिंग दे सकते हो। यही रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की, आपको तीनों के अकॉर्डिंगली रैंकिंग यहाँ पे बतानी थी। रैंकिंग जो है वो सेम है तीनों के अकॉर्डिंगली, ये जस्ट एक कैलकुलेशन करके दिखाई है कि पहली ये कैलकुलेशन कैसे हुई थी। कैलकुलेशन -0.302 ये वाली जो कैलकुलेशन है शार्प में, एक कैलकुलेशन करके दिखाई हुई है कि एक्सेस रिटर्न का मतलब ये है और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहां से पिक कर लेना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट कर लेना था। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 इज फुल्ली डेडिकेटेड टू डेरिवेटिव, बट पार्ट ए जो है वो आपको यहाँ पे फ्यूचर में से देखने को मिल रहा है एंड पार्ट बी ऑप्शन में से देखने को मिल रहा है, एग्जाम में भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से देखने को मिलता है। अगर आपने हमारा स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखा है दिसंबर 2025 के लिए तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी वीडियो में ऑलमोस्ट ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है बिल्कुल इसी तरीके की मैंने आपको वहां पे स्ट्रेटेजी बताई है, एबीसी एनालिसिस बताया है, कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स के थ्योरी, कितने मार्क्स के प्रैक्टिकल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए वो सब मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6A, द प्राइस ऑफ कॉम्पैक्ट स्टॉक of a face value of ₹10 on 31st December 2024 was 414। एक शेयर कंपनी का नाम है कॉम्पैक्ट, फेस वैल्यू 10 रुपए की, जिसका शेयर प्राइस चल रहा है 414 रुपए
31 दिसंबर 2024 को। लेकिन सेम स्टॉक के अगर फ्यूचर प्राइस की बात करें तो फ्यूचर प्राइस ऑन द सेम स्टॉक ऑन द सेम डेट 31 दिसंबर 2024 को 3 महीने के बाद का मतलब मार्च 25 का फ्यूचर प्राइस दिखाई दे रहा है 444 रुपए। अदर फीचर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिलेटेड इंफॉर्मेशन आर एज फॉलोज। टाइम टू एक्सपायरेशन तो ऊपर ही पता लग गया, दिसंबर से मार्च की बात कर रहे हो तो 3 महीने हैं, दैट इज 0.25 ईयर। एनुअल डिविडेंड ऑन द स्टॉक 30% होगा, पेबल बिफोर एक्सपायरी ऑफ 31 मार्च 2025। बोरोइंग का रेट आपको 20% पर एनम लेना है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्यूचर प्राइस फॉर कॉम्पैक्ट स्टॉक निकालो एंड प्लीज ऑल्सो एसेस करना है क्या आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अभी 414 रुपए का प्राइस चल रहा है, 20% का बोरोइंग रेट है, 3 महीने के लिए 5% हो जाएगा, तो स्पॉट प्राइस 414 चल रहा है, रेट ऑफ डिविडेंड है 30%, तो 3 रुपए का डिविडेंड आ गया, बोरोइंग रेट है 20% का। टेनोर की बात करें तो 3 महीने का टेनोर पीरियड है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड निकाल ली सबसे पहले तो कि सर डिविडेंड हो गया 3 रुपए का। इसकी प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो ई की पावर 0.05 सीधा सीधा आप लिख सकते हो, क्योंकि 20% का अगर रेट है एक साल का तो 3 महीने का 5% हो गया, या आप 0.20 इंटू 0.25 करोगे तो भी वो अपने आप ही 5% आ जाता है। प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए माइनस साइन यूज किया, ई की पावर माइनस आर टी। 30 का 10% 3 रुपए, और e की पावर rt की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, बट एग्जाम में टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको मिल जाएगी फिगर, तो ये आपको फिगर क्वेश्चन में गिवन होगी जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये 1.05127 की वैल्यू होगी और ये 2.8537 आ जाएगा। स्पॉट प्राइस को एडजस्ट कर लो, 414 रुपए में से ये माइनस कर दो, 411.1463, दैट विल बी योर एडजस्टेड स्पॉट प्राइस। अब इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल लो, 411.1463 इंटू ई की पावर आरटी, वही 5%, और ई की पावर 0.05 में अगर हम ई की पावर आरटी टेबल देखते हैं तो उसमें वैल्यू आपको मिलेगी 1.05127। यहाँ पे सिंपल सी बात है, डिवाइड हो रहा तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ये आ रहा है, 432.23 की वैल्यू आ रही है, जबकि मार्केट में फ्यूचर प्राइस कितना चल रहा है 444। तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। तो 3 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस रेट क्या है 444, तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो प्राइस है एक्चुअल जो फ्यूचर प्राइस है 444 है, जो कि ज्यादा है, तो हमें फ्यूचर में बेचने का एग्रीमेंट करना है। तो सिंपल सी बात है, एएफपी ज्यादा है मतलब एक्चुअल फेयर प्राइस, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ज्यादा है, तो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस जो ओवर वैल्यूड है, तो हमें फ्यूचर में बेचना है, मतलब 444 में बेचना है, फ्यूचर में बेचना है, तो स्पॉट में आपको बाई करना पड़ेगा। कैश फ्लो की कैलकुलेशन कर दी है, कैश फ्लो टू गेन ऑन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, ये एक्टिविटी फ्लो रहेगा। आज खरीद लो, आज क्या रेट चल रहा है 414 का, 414 रुपए किसी बैंक से बोरो कर लो 3 महीने के लिए 20% पर एनम के अकॉर्डिंगली, 414 रुपए में शेयर खरीद लो, आज ही खरीद लो, डिविडेंड रिसीव कर लेना जब मिले 3 रुपए का, 3 महीने जब खत्म हो जाए 444 रुपए में बेच देना, और वहां से जो पैसा आए उसमें से अपना लोन रीपे कर देना, जो कि अमाउंट कितनी होने वाली है 432.23। तो ये जो डिफरेंस होगा वो आपका एक तरीके से प्रॉफिट होगा। पूरी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से है, बोरो फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने पे 414 रुपए बोरो कर लो, डिविडेंड रिसीव कर लो 3 रुपए का, 444 रुपए में बेच देना। आज जो 414 रुपए आपने बैंक से लोन लिए हैं, आज जो 414 रुपए आपने बैंक से लोन लिए 5% के अकॉर्डिंगली, उसकी वैल्यू बनेगी 435.23, 435.23, 3 रुपए का आप ऑलरेडी डिविडेंड कमा ही चुके थे, तो एक तरीके से वही 432 रुपए आपकी नेट कॉस्ट आ जाती है, और नेट कैश फ्लो आपके पास आ जाएगा 11.77 का। ये 11.77 कैसे आया सर, 3 रुपए डिविडेंड से आ गए, और 444 माइनस 435.23, 8.77 यहां से बच गया, 3 रुपए डिविडेंड का, तो टोटल आपका जो रेवेन्यू होगा वो 11.77 का नेट गेन है, नेट बेनिफिट है एक तरीके से। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर 6A जो था वो सॉल्व करके दे सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है दैट इज फ्रॉम ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6B,
ए पुट एंड ए कॉल ऑप्शन, ईच हैव एन एक्सपायरेशन डेट रहेगी 6 महीने की आज से, और एक्सरसाइज प्राइस जो है वो 9 रुपए का है। द इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ पीरियड इज 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 महीने का। रिक्वायरमेंट है 3। पॉइंट नंबर 1, इफ द पुट हैज ए मार्केट प्राइस ऑफ ₹2, पुट का मार्केट प्राइस 2 रुपए मतलब प्रीमियम, एंड शेयर इज रुपी वर्थ 10 पर शेयर, शेयर है 10 रुपए का, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कॉल। कॉल पुट पैरिटी थ्योरी अप्लाई कर सकते हो आप, क्योंकि आपके पास पुट की वैल्यू गिवन है और कॉल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो अंडर पुट कॉल पैरिटी आपको फॉर्मूला पता होता है, वैल्यू ऑफ कॉल दैट इज इंडिकेटेड बाय सी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस दैट इज इंडिकेटेड बाय ईपी की पावर आरटी करना, ई की पावर आरटी करना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट पे आपको लेकर आना, इज इक्वल टू करंट स्पॉट प्राइस एसपीओ प्लस वैल्यू ऑफ पुट दैट इज इंडिकेटेड बाय पी। पहले केस में अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो तो आपको कॉल की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला बन गया SP0 प्लस पी, ये इधर आकर माइनस में आ गया, माइनस ईपी की पावर ईपी इंटू ई की पावर आरटी। तो स्पॉट प्राइस शेयर का गिवन है 10 रुपए, पुट की वैल्यू भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंगली 2 रुपए, 2 रुपए माइनस एक्सरसाइज प्राइस गिवन है 9 रुपए की पावर ई इंटू ई की पावर आरटी। आरटी की मैं बात करूं तो 3% का रेट है, 6 महीने के लिए करोगे तो 1.5% ही आपका बच जाना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ई की पावर आरटी जो रिक्वायरमेंट होगी गिवन होगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंगली सीधा सीधा आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 3.14। फॉर्मूला एक ही अप्लाई होगा हर केस में। अब कहते हैं मान लो पुट का मार्केट प्राइस 2 रुपए है, कॉल का भी दे दिया तो ठीक है, शेयर का प्राइस निकल जाएगा। तो इस बार आपको कॉल की वैल्यू दैट इज सी भी दे दिया, पी भी दे दिया, ईपी इंटू ई की पावर आरटी तो है ही, तो आपको SP0 निकालना है, तो आपका SP0 11.86 आ जाएगा। तीसरे केस में आपको बोला इस बार कॉल की मार्केट वैल्यू दे दी है, सी दे दिया है 5 रुपए, शेयर का मार्केट प्राइस 12 बता दिया, तो आपको पी कैलकुलेट करना है, तो पी आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में एक तरीके से 1.86। केवल और केवल जो डेटा क्वेश्चन ने बोला है चेंज करने के लिए वो करते रहो, बाकी ईपी की पावर ईपी इंटू ई की पावर आरटी जो है वो सेम ही रहेगा हर केस में। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, केवल आपको कॉल पैरिटी थ्योरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 7 इज फुल्ली डेडिकेटेड टू फॉरेक्स चैप्टर, दोनों ही पार्ट ए और पार्ट बी फॉरेक्स में से आपको देखने को यहां पे मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7A, मैसर्स वेरुश्का इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक्सपोर्ट एयर कंडीशनर टू जर्मनी बाय इंपोर्टिंग ऑल द कंपोनेंट फ्रॉम सिंगापुर। एसी जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं और उसके कंपोनेंट हम सिंगापुर से इंपोर्ट करते हैं। द कंपनी इज एक्सपोर्टिंग 2400 यूनिट्स एट ए प्राइस ऑफ 500 यूरो पर यूनिट, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड कंपोनेंट, एक्सपोर्ट की वैल्यू 2400 इंटू 500 है यूरो में, और जो इंपोर्ट है इंपोर्टेड कंपोनेंट की वैल्यू है सिंगापुर डॉलर 800 पर यूनिट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर 1000 एंड 1500 रेस्पेक्टिवली, हम लगा देते हैं इतना इतना। द कैश फ्लो इन फॉरेन करेंसीज आर ड्यू इन 6 मंथ, जो कैश फ्लो आने हैं जाने हैं इनमें 6 महीने का गैप है। द करंट एक्सचेंज रेट आर एज फॉलोज, अभी रुपी पर यूरो चल रहा है 51.50 और 55, और रुपी पर सिंगापुर डॉलर चल रहा है 27.20 और 27.25। लेकिन 6 महीने के बाद की बात करें तो रुपी पर यूरो 52 और 52.05 और पर सिंगापुर डॉलर 27.7 और 27.75 है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लॉस और गेन ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। इन ट्रांजेक्शन की वजह से बस आपको बताओ क्या गेन होगा और क्या लॉस हो सकता है। तो प्रॉफिट की अगर बात करें एट करंट एक्सचेंज रेट, अभी आपने एक्सपोर्ट किया है एसी 2400 यूनिट्स है, 500 का रेट है, 2400 यूनिट है, 500 का रेट है, तो 2400 तो यूनिट है, 500 का रेट है, 500 यूरो है, तो 500 यूरो इंटू 51.50 दैट इज रुपी पर यूरो। रुपी पर यूरो क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात यह है, मुझे एक्सपोर्ट से पैसा आना है,
और जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं बैंक के पास जाऊंगा बेचने के लिए, मैं बेचने के लिए जाऊंगा तो बैंक विल बाई, जब बैंक बाई करेगा तो बिड रेट अप्लाई करेगा, 51.50 का रेट अप्लाई करेगा, 51.50 का रेट अप्लाई करेगा। ये क्या है, ये मेरी रिसिप्ट है एक तरीके से, ये मेरी रिसिप्ट है, ये मेरी रिसिप्ट है माइनस मेरे खर्चे। सर खर्चों की अगर बात करते हैं तो 800 रुपए पर यूनिट है, 2400 तो ऑलरेडी कंसीडर करा हुआ ही है। एक तरीके से मैं यहाँ पे ये ब्लॉक नहीं बनाता क्योंकि अदरवाइज वो 2400 कंसीडर नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए था एक तरीके से कि यहां तक तो मेरा इनफ्लो है। माइनस 800 रुपए पर यूनिट पे मैं कंपोनेंट बाई करके ला रहा हूं, और जब मैं बाई करके ला रहा हूं तो मुझे करने हैं पेमेंट सिंगापुर डॉलर में। मुझे अगर पेमेंट करने हैं तो मैं बैंक के पास जाऊंगा बाई करने के लिए, तो बैंक मुझे सेल करेगा। बैंक जब मुझे सेल करेगा तो महंगा करेगा, 27.25 पे करेगा, 27.25 पे बैंक सेल करेगा तो मैं खरीद लूंगा। इसके अलावा मुझे लगाने हैं 1000 रुपए एक और 1500 रुपए एक, 1000 रुपए एक मुझे लगाने हैं, 1500 रुपए एक मुझे लगाने हैं, क्योंकि ये मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है। अकॉर्डिंगली ये कैलकुलेशन करी तो ये 34,80,000 रुपए जो है वो सीधा सीधा मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट होके आया है करंट एक्सचेंज रेट पे, करंट एक्सचेंज रेट पे। अगर मैं बात करूं कि ये तो आज के रेट पे था, लेकिन ये रेट चेंज होने के बाद कहानी क्या होगी, सर केवल और केवल रेट चेंज करने हैं, 51.5 की जगह 52 लेना है और 27.25 की जगह 27.75 लेना है। 2400 500 इंटू 52 ले लो, 800 इंटू 27.75 बिल्कुल सेम रहेगा। इस केस में आपका 31,20,000 रुपए का प्रॉफिट है। तो सिंपल सी बात है, आपका आज के हिसाब से तो 3480 का प्रॉफिट होता है, लेकिन ये चेंज होने की वजह से आपका नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है, 3,60,000, 3,60,000 रुपए का आपको यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो ट्रांजेक्शन एक्सपोजर की वजह से आपको 3,60,000 रुपए का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट कहता है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द लॉस और गेन ड्यू टू ट्रांजेक्शन। फिर से कैलकुलेट करके बताओ। एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर इफ द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर इज 25,000, द करंट एक्सचेंज रेट जो है वो रुपी पर यूरो ये रहेंगे। चेंज कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, रेट्स में चेंज कर दिया है। साथ में कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो है वो 1.75 लेना है। पेमेंट एंड रिसिप्ट तो 6 महीने के बाद ही होने हैं, वो तो ऊपर भी लिख ही दिया था। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें बेस्ड ऑन न्यू एक्सचेंज रेट, तो नए एक्सचेंज रेट है आपका 51.75 और 27.15। 51.75 लेना है और 27.15 कंसिडर करना है। 2400 यूनिट, 2400 यूनिट। अब इस बारी क्या है, इस बारी एयर कंडीशनर जो है उसका कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस 25,000 है, तो यहाँ पे सीधा सीधा 25,000 रुपए ले लिया है, तो रुपीज में ही है ये 25,000, तो आपको इस वाले रेट की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ ये खर्चों वाला कंसिडर कर लो आप, माइनस कर दो इसमें से 800 जो कंपोनेंट खरीद के लाए, रेट इस पे अप्लाई हो रहा है 27.15 का आस्क रेट, और बाकी तो 1000 और 1500 खर्चे जो थे वो तो है ही। तो इस सिचुएशन में आपका प्रॉफिट आ रहा है 18,72,000 रुपए, 3480 और 1872, ठीक है, और 18,72,000 रुपए आ रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन एक्सचेंज रेट एट द एंड ऑफ 6 मंथ अगर मैं बात करूं तो ये आपका आ रहा था 2400 तो यूनिट है ही, 25,000 रुपए में आप बेचोगे, माइनस 800 इंटू ये वाले रेट लोगे अब 27.75 वाला, क्योंकि 6 महीने बाद, क्योंकि आपको यहाँ पे जो रेट चेंज किए गए थे ध्यान देना, ये करंट एक्सचेंज रेट चेंज किए हैं, केवल फ्यूचर वाले रेट में कोई चेंज नहीं है, तो फ्यूचर वाले रेट में आपको पुराने वाले रेट ही कंसिडर कर लेने हैं। तो अकॉर्डिंगली आता है 7,20,000 रुपए। तो पहले कितना था 18,72,000 और यहाँ पे 7,20,000, तो 11,52,000 रुपए का डिक्लाइन हो रहा है प्रॉफिट में ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। मतलब आज ही ट्रांजेक्शन कर लेता तो 18,72,000 रुपए का प्रॉफिट होता, लेकिन 6 महीने की बात कर रहा हूं, लेना देना एक तरीके से अमाउंट, तो 7,20,000 रुपए ही मिल रहे, तो 11,52,000 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है यहाँ पे। तो करंट प्राइस अगर सिंगापुर डॉलर की बात करें तो 25,000 रुपए में आप बेच रहे हो,
और अभी प्राइस चल रहा था 51.50 का, 51.50 का चल रहा था, तो ये रेट अप्रॉक्स आपको 485.44 का चल रहा था। प्राइस आफ्टर चेंज इन एक्सचेंज रेट की बात करें तो 25,000 डिवाइडेड बाई 51.75 हो गया था ये रेट, 51.75 हो गया था ये वाला 51.75। क्या कंसिडर किया है? करंट प्राइस ऑफ ईच यूनिट इन सिंगापुर डॉलर, प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो ये 483.09 है। तो चेंज इन प्राइस कितना हुआ? चेंज इन प्राइस आया 2.35 का इसके अंदर। तो अप्रॉक्स ये परसेंटेज टर्म में आप देखते हो तो 2.35 अपॉन में 485.44%, ये 0.84% आ गया। 0.84%, 0.84 नहीं 0.48% जो है वो आपका कैलकुलेट होके यहाँ पे आ रहा है। जबकि प्राइस इलास्टिसिटी क्या चल रही है आपकी 1.75 की, प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो चल रही है आपकी 1.75 की। यहाँ पे 1.75 है, यहाँ पे 1.5 लिखा है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एक काम करते हैं, क्वेश्चन में ही चेंज करवा देता हूँ, यहीं पे 1.5 कर लो, 1.5 कर लो, क्योंकि पूरा आंसर चेंज करने की बजाय हमें तो चीजों को समझना है। केवल 1.75 एग्जाम में आएगा, 1.75 लिख लेना। तो इंक्रीज प्राइस इलास्टिसिटी 1.5 है, एक्सचेंज रेट में चेंज जो है वो 0.48% का है, तो इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस इट विल बी 0.72%, 0.72%। तो कुछ इस तरीके से ये कैलकुलेशन चलती है, आपको याद करना पड़ेगा कि इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है। तो साइज ऑफ द इंक्रीज्ड ऑर्डर, डिमांड बढ़ेगी, पहले 2400 की डिमांड थी, अभी 0.72% डिमांड बढ़ाओगे तो डिमांड हो जाएगी 2417 यूनिट, 2417 यूनिट डिमांड हो जाएगी। 2417 यूनिट की डिमांड 25,000 रुपये में बेचूंगा, 800 रुपये मेरी कॉस्ट है, 27 रुपये 75 पैसा मेरा रेट है, 27 रुपये 75 पैसा मेरा रेट चल रहा था, फ्यूचर का प्राइस चल रहा था, और 1,000 और 1,500 ये तो फिक्स कॉस्ट है ही, तो ये 7,25,100 रुपए की कॉस्ट है। Therefore, डिक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर, ऑपरेटिंग एक्सपोजर मतलब डिमांड बढ़ने की वजह से, पहले मेरा प्रॉफिट 18,72,000 था, बट अब थोड़ा डिमांड वगैरह बढ़ गई तो मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ गई, 7,2500 हो गया, फिर भी मुझे नुकसान हुआ 1146,900 का। यहाँ पे मुझे 1152 का नुकसान हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस इलास्टिसिटी की वजह से डिमांड बढ़ी तो अकॉर्डिंगली मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट कम होके 1146,900 हो गया। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 7A सॉल्व करके देना है। इस क्वेश्चन के लिए मैं नहीं कहूंगा कि इजी क्वेश्चन है, हल्का फुल्का ट्रिकी है, आपको 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को रिवाइज करके जाना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी और तभी आप जो सेकंड कैलकुलेशन है उसको कर पाओगे। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 7B की तरफ बढ़े तो है तो फॉरेक्स में से ही। क्वेश्चन नंबर 7B, जेरोक्स लिमिटेड एन इंडियन फर्म इज रिक्वायर्ड टू पे करना है अपने को 5 लाख जैपनीज येन पे करने हैं 30 जून को, ठीक है। टू हेज द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क द फर्म इज कंसीडरिंग 2 ऑल्टरनेटिव, कौन कौन से? एक तो फॉरवर्ड मार्केट कवर और दूसरा करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑन 1 अप्रैल द फॉलोइंग कोटेशंस आर अवेलेबल, जैपनीज येन पर INR। स्पॉट चल रहा है, 1 रुपए का मतलब है 1.9516 बिड रेट और आस्क रेट गिवन है, और 3 महीने का फॉरवर्ड भी गिवन है। द फॉरेक्स करेंसी ऑप्शन प्राइसेज फॉर परचेजिंग जैपनीज येन आर एज फॉलोज। अगर ऑप्शन की मैं बात करूं तो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है जैपनीज येन 2.125, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम रहेगा जैपनीज येन 0.047, पुट ऑप्शन में जाओगे तो 0.098। फॉर एनी एक्सेस और बैलेंस ऑफ JPY नॉट कवर्ड बाय द ऑप्शन द फर्म वुड यूज द फॉरवर्ड रेट एज द फ्यूचर स्पॉट रेट। अगर जैपनीज येन कम रह गए, ज्यादा आ गए, तो उसके लिए आप फॉरवर्ड रेट जो है वो यूज करके अपना कैलकुलेशन कर सकते हो, कम रह गए तो और खरीद लेना, ज्यादा हो गए तो बेच देना। रिक्वायरमेंट यही है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा। तो इसके लिए सिंपल सी अगर 3 मंथ फॉरवर्ड रेट की बात करें तो आपके पास जो रेट गिवन है, आपके पास जो रेट गिवन है, स्पॉट गिवन है और फॉरवर्ड भी गिवन आपके पास, स्पॉट गिवन है, फॉरवर्ड भी गिवन आपके पास, तो ये आपको यहाँ पे रुपी पर जैपनीज येन, जैपनीज येन गिवन है ना, ये क्या गिवन है? जैपनीज येन पर INR गिवन है।
मतलब 1 रुपए में जैपनीज येन कितने होते हैं वो गिवन है, 1 रुपए में जैपनीज येन कितने होते हैं वो गिवन है। तो सबसे पहले हमने 3 मंथ फॉरवर्ड रेट का डायरेक्ट कोटेशन निकाल लिया है कि एक जैपनीज येन में कितने आईएनआर होते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि सर मैं जैपनीज येन खरीदने के लिए जाऊंगा, मैं जब जैपनीज येन खरीदने के लिए जाऊंगा तो बैंक सेल करेगा, बैंक सेल करेगा तो बैंक विल टेक आस्क रेट, आस्क रेट में जब आप कोटेशन चेंज करोगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई 1.9726 क्या आ जाएगा 0.5070 पर जैपनीज येन, मतलब 1 रुपए में इतना जैपनीज येन आने वाला है। नहीं सर ये है जैपनीज येन पर वो 0.5070 रुपी पर जैपनीज येन, बिल्कुल ठीक है, एक जैपनीज येन में इतना रुपए होता है। अकॉर्डिंगली 5 लाख रुपए के लिए अगर बात करें तो 5 लाख इंटू 0.5070 आपको 253,500 रुपीज देने पड़े। आपको एक जैपनीज येन लेने के लिए 0.5070 देना है, तो 5 लाख के लिए आपको 253,500 रुपीज देने पड़ेंगे। ऑप्शन कवर में अगर आप जाते हो, ऑप्शन कवर में अगर आप जाते हो तो टू परचेज जैपनीज येन 5 लाख XYZ शेल एंट्री इनटू ए पुट ऑप्शन, सामने वाले को एक राइट दे दिया, राइट टू सेल का, परचेज पुट ऑप्शन खरीद लिया टू परचेज जैपनीज येन 5 लाख XYZ शेल एंट्री इनटू ए पुट ऑप्शन एट जैपनीज येन रेट कितना चल रहा है 2.125 पर INR का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अकॉर्डिंगली आउटफ्लो इन INR कितना होगा 5 लाख के लिए, 5 लाख के INR आएगा 235,295। प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, कितना प्रीमियम देना पड़ेगा तो 0.098 जैपनीज येन का प्रीमियम देना पड़ेगा पर INR। तो 235,294 इंटू 0.098, सर ये है INR में, ये है आपकी अमाउंट जैपनीज येन में, क्योंकि ये जैपनीज येन है तो इसको INR में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया। रेट क्या चल रहा था, रेट चल रहा था सर स्पॉट का रेट अप्लाई करोगे तो 1.9516, क्यों, क्योंकि आपको जैपनीज येन क्या करना है, आपको जैपनीज येन यहाँ पे देने पड़ेंगे, आपको जैपनीज यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो बैंक विल आपको जैपनीज येन देने नहीं है, आपको जैपनीज येन की जरूरत पड़ेगी। तो अकॉर्डिंगली जब आप अप्लाई करोगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो बैंक विल टेक आस्क रेट, जो ज्यादा वाला रेट होगा वो कंसीडर करेंगे, 1 डिवाइड बाई 1.9516। अकॉर्डिंगली 11,815 रुपए का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। तो आपकी टोटल कॉस्ट आएगी 247,109 की रुपी टर्म्स में। सिंस आउटफ्लो ऑफ कैश इज लीस्ट इन केस ऑफ ऑप्शन, यहाँ पे कॉस्टिंग आपकी कम आ रही है तो दैट ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड, दैट ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड, दैट ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड। और फाइनली अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि हमें पता है SFM में हमारा थ्योरी क्वेश्चन रहता है, और उस थ्योरी में भी देखो ऑलमोस्ट फिक्स सा ही है कि आपको एक क्वेश्चन डिजिटल स्ट्रेटजी में से देखने को मिलता है, डिजिटल फाइनेंस में से एक क्वेश्चन आपको सिक्योरिटाइजेशन में देखने को मिलता है, और एक क्वेश्चन आपको अदरवाइज देखने को मिल जाता है। जैसे इस MQP में मैं बात करूं तो आपको एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे बताने थे, तो ये हमारे क्लास नोट्स ही हैं। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में इंप्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, ईज ऑफ एक्सेस, ठीक है, स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, तो ये हम अपनी क्लासेस में कराते हैं, वही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, आप रीड करना चाहो एक बार कर लेना। इसके बाद फीचर्स ऑफ GDR आपको यहाँ पे बताने थे, तो फीचर्स ऑफ GDR आप यार यहाँ पे लिख दिए, अंडरलाइंग शेयर्स, एंट्री इन कंपनीज बुक्स, रिटर्न्स नेगोशिएबल है, ग्लोबली मार्केटेड है, सेटलमेंट वगैरह काफी इजीली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और फाइनली अगर बात करें तो क्वेश्चन का डिस्कस द की पार्टीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड एक्सप्लेन देयर रोल, सिक्योरिटाइजेशन में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है उनका रोल, तो ये हम अपनी क्लासेस में जो करवाते हैं वही नोट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, कॉपी पेस्ट कर दिए। ऑरिजिनेटर होता है, क्या रोल है, अरेंजर का क्या रोल है, SPV का क्या रोल है, इन्वेस्टर्स का क्या रोल है, सर्विसर्स का क्या रोल है, रेटिंग एजेंसीज का क्या रोल है, एनहांसमेंट प्रोवाइडर्स का क्या रोल है, और रेगुलेटर्स का क्या रोल होता है। तो ये था इंस्टीट्यूट ने जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 रिलीज किया है SFM का, उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। किसी भी तरीके का कोई नया क्वेश्चन तो नहीं है,
या तो आपके स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चन है वो वैरायटीज है, या फिर दो क्वेश्चन, एक इक्विटी वैल्यूएशन का और एक बॉन्ड वैल्यूएशन का जो क्वेश्चन है वो स्टडी मटेरियल में तो नहीं देखने को मिलते, बट ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो एज सच किसी तरीके का कोई नया क्वेश्चन तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, बट इंस्टीट्यूट ने एमक्यूपी रिलीज किया है तो इसके अपने को दो बेनिफिट होते हैं। एक तो सर सबसे पहला तो एग्जाम का पैटर्न का आइडिया लग जाता है कि एग्जाम का पैटर्न सेम रहेगा या किसी तरीके का कोई चेंज है। थ्योरी प्रैक्टिकल का आइडिया लग जाता है क्या किसी तरीके का कोई चेंज किया गया या नहीं किया गया। एक क्या होता है, जो क्वेश्चन भले ही स्टडी मैट में से हो, एग्जाम में से हो, बट उनका एक टाइप तरीके से रिवीजन हो जाता है कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर इंस्टीट्यूट आपके एग्जाम में पूछ सकता है। लास्ट में यही कहना चाहूंगा, अगर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल था तो सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कहीं से भी सॉल्यूशन अगर वो फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी पॉइंट में दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो की हेल्प से समझ सकें। और जो नोट्स आपके सामने दिखाए गए हैं उनको आप हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और हाँ, एसएफएम की दिसंबर 2025 के लिए हमारी फुल फ्लेज 100% रिवीजन लेक्चर की सीरीज चल रही है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है कोई भी रिवीजन सीरीज का, आपको वीडियोस नहीं मिल रही है, तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, एसएफएम रिवीजन सीरीज दिसंबर 2025, उसके अंदर अभी तक जितने वीडियो आए हैं वो देखने को मिल जाएंगे, और जो आने वाले हैं वो वीडियोस भी आपको वहां पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप एसएफएम की क्लासेस सर्च कर रहे हैं, बेस्ट क्लासेस सर्च कर रहे हैं, अफोर्डेबल प्राइस पे सर्च कर रहे हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, इस तरीके की क्लासेस आप सर्च कर रहे हैं, तो आप हमारी क्लासेस बाई कर सकते हो। मोबाइल व्यू के लिए डायरेक्ट मोबाइल ऐप से आप बाई कर सकते हो। मोबाइल ऐप पे जैसे ही पेमेंट करते हो इमीडिएट आपकी क्लासेस एक्टिवेट हो जाती है। सॉफ्ट कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी आपको। हार्ड कॉपी चाहिए तो आप हार्ड कॉपी का ऑप्शन भी अवेल कर सकते हो। और अगर आपको क्लासेस लैपटॉप डेस्कटॉप पे देखनी है तो उस सिचुएशन में आपको इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखने को मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का। वेबसाइट पे जाके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, विद इन 24 आवर्स आपका ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है। उसमें भी आप अपनी वैलिडिटी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। मिनिमम आप 1 महीने के लिए भी क्लासेस बाई कर सकते हो, और मैक्सिमम आपकी इच्छा के अकॉर्डिंगली आप क्लासेस बाई कर सकते हो। और हार्ड कॉपी चाहिए हार्ड कॉपी मिल जाएगी, सॉफ्ट कॉपी चाहिए सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। रिवीजन लेक्चर देखना बिल्कुल मत भूलिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।